गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते। मैं वैद्य योगेश पांडे, रसहृदय फार्मेसी का पार्टनर। आप सभी का रसहृदय फार्मेसी की ओर से भस्म सीरीज के इस 10वें सत्र में स्वागत करता हूँ। सेशन शुरू हम धन्वंतरी स्तवन से करेंगे। ओम शंखं चक्रं जलौकां ददतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्बोजनित्रं कालाम्बोजोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगन प्रौढदानाग्नि प्रौढदानाग्नि। सो आज का जो सत्र है वो भस्म सीरीज का 10वां सत्र होने जा रहा है। शॉर्ट में हमने इस सीरीज में क्या क्या कवर किया है उस पर मैं एक बार बताना चाहता हूँ। सोमनाथी ताम्र, मंडूर भस्म, लोह भस्म, अभ्रक, यशद, इन विषयों पर स्वतंत्र लेक्चर्स ऑलरेडी अरेंज हो चुका है। उसी के साथ दो लेक्चर्स, यूजेज ऑफ भस्म कल्पना इन डेली ओपीडी प्रैक्टिस। ये दो लेक्चर्स वैद्य पार्क सर ने लिए हुए हैं। उसके इन सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। भस्म यूटिलिटी इन कैंसर, ये भी एक सत्र हो चुका है। ऐसे मिलाकर 9 सत्र ऑलरेडी इस भस्म सीरीज में हो चुके हैं। आज का जो सत्र है वो और भी विशेष है, जो कि है क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस विथ डिफरेंट भस्मास इन स्किन डिसऑर्डर्स। ये सत्र लेने के लिए हमारे साथ आज वैद्य आदित्य इंद्रानी सर उपस्थित है। पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, फिर हम आज के सत्र की ओर बढ़ेंगे। वैद्य आदित्य इंद्रानी सर का यूजी केजी मित्तल आयुर्वेदा कॉलेज मुंबई से और एमडी काया चिकित्सा पोद्दार कॉलेज से कंप्लीट किया है। करेंटली सर दादर वेस्ट मुंबई में राधा कृष्ण क्लिनिक एंड पंचकर्मा सेंटर के माध्यम से आयुर्वेद चिकित्सा कर रहे हैं। आदित्य सर का स्पेशल इंटरेस्ट स्किन हेयर नेल डिसऑर्डर्स पे है। सर ने अब तक लगभग 31 से ज्यादा एक्सक्लूसिव लेक्चर ऑन स्किन डिसऑर्डर्स पर ऑलरेडी दे चुके हैं सर। और भारत के लगभग 13 अलग अलग शहरों में सर ने ये लेक्चर्स दिए हुए हैं। और 450 से भी अधिक फार्मेक मेडिसिन एंड डर्मेटोलॉजी इस विषय पर सर ने लेक्चर्स दिए हैं। इसी के साथ कई साइंटिफिक पेपर प्रेजेंटेशंस के विजेता रहे हैं। उनमें से कुछ जैसे गुरु स्मरण 2024, नेशनल हेल्थ कॉन्फ्रेंस 2023, आयुष एक्सपो 2024, विनर ऑफ स्किन क्विज 2024। कई नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में सर को एज अ गेस्ट स्पीकर इनवाइट किया गया है। उनमें से कुछ जैसे तद्विधि संभाषा परिषद बेलगाव 2025, स्किन सीएम लेक्चर, यशार्थ फाउंडेशन स्किन सीएम लेक्चर, अभिस्पर्श आयुर्वेद व्यासपीठ के द्वारा आयोजित लेक्चर सोलापुर। इसी के साथ सर राष्ट्रीय विद्यार्थी संभाषा परिषद के फाउंडर हैं और अब तक इस माध्यम से 25 से भी ज्यादा अधिक क्लिनिकल मीटिंग सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। इसी के साथ सर दूरदर्शन चैनल से प्रस्तुत हेलो डॉक्टर के होस्ट हैं। और बात करें आदित्य सर उनके आदित्य सर उनके थेरेटिकल फॉर्मेट के टीचिंग के लिए फेमस है और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे अपने आपने सर के स्किन डिसऑर्डर्स पर जो छोटे ट्रेलर्स देखे होंगे, आज आपको उसका फुल लेंथ 2 आवर्स का एथलेटिक क्लिनिकल एक्सपीरियंस सर के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। सो और ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आदित्य सर को इस सत्र शुरू करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। ओवर टू यू आदित्य सर। So, hello everyone. Am I audible and visible clearly? I need यस सर। responses from everyone. So,
we'll have an interactive session, and definitely नेक्स्ट 2 घंटे तुम्हारे लाइफ के सबसे बेस्ट 2 घंटे हैं। मैं अभी से बोल देता हूँ, तुमको लगेगा ओवर कॉन्फिडेंस है, बट एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल टेल मी कि तुमने आज कुछ बहुत ही ढांसू सुना है। सो विल बिगिन विद आवर टॉपिक, clinical experiences with different bhasmas with respect to skin disorders. My name is Dr. Aditya Indani and I practice in Dadar under Radha Krishna Clinic and Panchakarma Center. So without wasting a single second, I'll present my first image. Can you guys see this image? Okay. So he must be around 47 years age and he has these lesions. देखकर तो लगता है कि बाहर से ऐसा सुपरफिशियल स्केलिंग है और बैकग्राउंड में लालम लाल एरिथीमा है। सो देयर इज स्केलिंग एंड एरिथीमा। अभी स्केलिंग का डिफरेंशियल डायग्नोसिस तुमको पूछो ना, तो एक तो दिमाग में आ जाता है कि ये सोरियासिस तो नहीं है, क्योंकि हमने सोरियासिस स्केलिंग में सुना है, सिल्वरी व्हाइट स्केल सोरियासिस में सुने हैं। ऐसे ही होता है, यू ऑल गो विद द ऑब्वियस वंस एंड सटन्स लॉ तो ये भी बोलता है, यू नो सटन्स लॉ। सटन्स लॉ मींस whenever you're trying to find a diagnosis, think of the most commonest one. जैसे रेस्पिरेटरी में तुम URTI सोचोगे, जैसे ECG में तुम इन्फार्क्ट भी सोचोगे, एक्सरे में तुम निमोनिया सोचोगे, but think of the most commonest one. Now, differential diagnosis with respect to scaling, I think the diagnosis is very obvious. It is psoriasis, but it is not routine psoriasis which you see in practice. तुम लोग कौन सा psoriasis देखने का आदत है? ये वाला, जहां पर एक्सटेंसर्स पे प्लाकी स्केली लीजन्स है, जो कि एरिथमेटस है, वो प्लाक सोरियासिस देखने का तुमको आदत है। और 70% केसेस प्लाक सोरियासिस के ही होते हैं। बट ये जो केस है, ये प्लाक सोरियासिस का नहीं है, ये कुछ और है। ये डेंजरस केस है, ये इरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस है। मैं इतना डिटेल में इसका डायग्नोसिस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अपने को ट्रीटमेंट पढ़ना है। Now, superficial scaling with background erythema is erythrodermic psoriasis, and this psoriasis is very dangerous. Why it is dangerous, you know? क्योंकि अगर ये पेशेंट erythrodermic psoriasis का पेशेंट लॉस ऑफ स्केल्स की वजह से हाइपोएल्बुमिनिया में जा सकता है, या फिर क्योंकि ब्लड वेसल इधर डायलेटेड है, इतना ज्यादा एरिथीमा है, तो हीट लॉस होके हाइपोथर्मिया में जा सकता है। एंड टू कॉम्बैट हीट, अपना बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो हाइपरथर्मिया में भी जा सकता है। ब्लड वेसल डायलेटेड है, हाइपोथर्मिया हाइपरथर्मिया तो ठीक है, लेकिन सेप्सिस में भी जा सकता है। दिस इज डेंजरस केस। जब ये 47 ईयर ओल्ड उधर में हमारे पास एडमिट हुआ था, तो 2 कॉजेस होते हैं एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस के। एक जनरली ग्रेजुअल प्रोग्रेशन ऑफ क्रोनिक प्लाक सोरियासिस 1, और सेकेंड कॉज इज अचानक से तुमने स्टेरॉइड, मेथोट्रेक्सेट या फिर विदाउट टेपर किए मेडिसिन स्टॉप किए, तो एरिथ्रोडर्मा में उसका कन्वर्जन हो सकता है। बट ये ग्रेजुअल प्रोग्रेशन वाला था, और यूजुअली ग्रेजुअल प्रोग्रेशन जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उसको हमने एडमिट करके रखा। ना हाइपोएल्बुमिनिया, हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया, सेप्सिस, ये सब कॉम्प्लिकेशंस है। तुम यही सोचो ना, अगर ब्लड वेसल डायलेटेड है तो लेग के ऊपर एडिमा होगा, और एडिमा को तुमने ट्रीट करने का कोशिश किया लैसिक्स देके, तो सारा वाटर बाहर जाएगा, और अगर वाटर बाहर गया तो स्केलिंग बढ़ जाएगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट केसेस अभी। और अगर एडिमा को ट्रीट नहीं किया तो हार्ट फेलियर का चांसेस है। तो हार्ट फेलियर, हाइपोएल्बुमिनिया, हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया, ये सब कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस है। तो ये हमारे पास एडमिट हुआ, 47 ईयर ओल्ड था, लास्ट 23 ईयर से सोरियासिस था। जैसे तुम जर्नल में लिखते हो कि पहले रुग्ण स्वस्थ था, लेकिन फिर बाद में उसको इन्फेक्शन हुआ, वो एलोपैथी के पास गया, लेकिन 1% फर्क नहीं हुआ, फिर हमारे पास आया और पूरा ठीक होके गया। जैसे तुम जर्नल में लिखते हो, सेम वैसा ये देखो, he got treated well in just 15 days of Ayurvedic treatment. Now question is how? You will be confused कि 15 दिन के ट्रीटमेंट में एक एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस का पेशेंट इतना ब्यूटीफुली रिस्पॉन्ड कैसे करता है? You guys are interested in knowing the answer? Are you guys interested or are you guys confused? If you are confused, Osho sir says this beautiful line: learn to live with that confusion.
Don't be in hurry to conclude. Confusion is not something necessarily wrong. Confusion is the first step to reality. If you are confused with bhasmas, if you are confused with skin disorders, don't worry. Embrace that confusion. I'll explain you. 15 days में एक एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस का पेशेंट रिस्पॉन्ड कैसे किया, I'll explain you. लेकिन थोड़ा सा अपन बेसिक में जाते हैं. ये देखो, अगर तुमको स्किन डिसऑर्डर्स आयुर्वेदिकली डायग्नोस करना है तो ये ऊर्ध्व अष्टदशानाम, कुष्ठानाम, कपाल औदुंबर, ये सब चरक चिकित्सा स्थान 7th अध्याय में तुमको मिल जाएगा कि 18 टाइप्स ऑफ कुष्ठ होते हैं. उसमें शुद्र कुष्ठ होता है, उसमें महाकुष्ठ होता है. तो ये सब मिल जाएगा. तो तुम बोलोगे ये एक कुष्ठ है, ये सिद्ध कुष्ठ है, ये नहीं किटिब कुष्ठ है. डोंट गो इनटू इट. एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक कुष्ठ से रिलेटेड मैं तुमको बोलता हूँ. दिस इज सर्व त्रिदोषजम कुष्ठम दोषानाम तु बलाबलम. चरक चिकित्सा स्थान में क्लियरली मेंशन किया है कि तुम सारे कुष्ठों को ऐसा अप्रोच दो कि दोषों का बल अबल देख के तुम उसको ट्रीटमेंट दो. ये श्लोक का यूजुअल मतलब ये होता है कि जो दोष ज्यादा प्रीडोमिनेंट है, जो दोष का सिम्टम ज्यादा प्रीडोमिनेंट है, फर्स्ट उसको ट्रीट करो और फिर बाद में जो अनुबंध दोष है उसको तुम ट्रीट करो. इट इज दैट सिंपल. इट इज दैट सिंपल. फर्स्ट लाइन और फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम दिस लेक्चर इज तुम दोषों को इंपॉर्टेंस दो. दोष बेस्ड जो सिम्टम्स है उसको ट्रीट करने का तुम कोशिश करो. डायरेक्टली चरक चिकित्सा स्थान में ऐसा आ गया. हमको डायग्नोसिस करने का जरूरत पड़ता है क्या? होता है तो ठीक, नहीं तो तुम दोषों को इंपॉर्टेंस देके ठीक कर सकते हो. सर्व त्रिदोषजम कुष्ठम, सब कुष्ठ त्रिदोषज है, लेकिन दोषनाम तु बलावलम से तुम उसको अप्रोच दे सकते हो. और एक इंपॉर्टेंट बात ये है दोष रिलेटेड सिम्टम्स. मैं मेरे सारे लेक्चर्स ऐसे ही चालू करता हूँ कि तुम वात डोमिनेंट कुष्ठ के जनरलाइज सिम्टम्स पता होने चाहिए, पित्त डोमिनेंट कुष्ठ के जनरलाइज्ड सिम्टम्स तुमको पता होने चाहिए, कफ डोमिनेंट कुष्ठ के तुमको जनरलाइज सिम्टम्स पता होने चाहिए. अब विथ रिस्पेक्ट टू दैट इरिथ्रोडर्मिक केस ना, मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो इरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस का पेशेंट है ना, ये वात कफज कुष्ठ है. मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ. रोक्ष, शोष, तोद, शूल, उसको सारा सिम्टम्स था. बाद में हाइपोथर्मिया मैंने बोला ना, श्वेत्य, शैत्य, उसको ये भी था, ये भी था. एंड अलोंग विद दैट ही हैड कंडू. सो अगर मेरे को रेट करना है तो मैं वात को 4+ देता था और कफ को 2+ देता था. यानी कि मेरा जो सोरियासिस का, एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस का ये जो पेशेंट है, इट इज ऑफ वात कफज. यस और नो? डू यू गाइस एग्री विथ मी और नो? एंड मोस्टली सोरियासिस इज वात कफज. दिस लाइन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सोरियासिस इज वात कफज. इसको पेन होता है, शोष है, शूल, संकोच है, रोक्ष है, ये सारे सिम्टम्स ये वात प्रधान कुष्ठ के. और उसको वात प्रधान कुष्ठ एक्चुअल में था. एक सेकंड. हाँ, तो ये वात प्रधान कुष्ठ का केस है. यस और नो? ये वात कफ प्रधान कुष्ठ का केस है. तो देखते हैं इरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस और सोरियासिस इन जनरल on the basis of दोष related symptoms, it is वात कफज कुष्ठ, वात कफज डोमिनेंट कुष्ठ. और अपन ने पहले ही पढ़ा कि तुम दोषों को इंपॉर्टेंस देके ट्रीटमेंट शुरुआत कर सकते हो. यस और नो? आर यू विथ मी? वात कफज कुष्ठ. आर यू इंटरेस्टेड इन नोइंग द ड्रग? आर यू गाइज इंटरेस्टेड इन नोइंग द ड्रग? आर यू गाइज इंटरेस्टेड? सो पहले तो तुम सोचो कि तुम रस औषधि क्यों देना चाहते हो. ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है मुझे ऐसा लगता है. अल्प मात्रो उपयोगित्वात, जल्दी तुमको रिजल्ट्स देना है, अल्प मात्रा में यूज होता है और अग्नि की अपेक्षा नहीं रखता है, वीर्य पे काम करता है. ऐसे कौन है? ये सारे रस औषधि है. और वात कफज कुष्ठ के लिए सबसे बेस्ट अगर रस औषधि है तो दैट इज रस माणिक्य. व्हाट अ ड्रग यार, व्हाट अ ड्रग. आई विल टेल यू द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रस माणिक्य. देखो लास्ट में कहीं तो ऐसा लिखा है ना, विविधानी च कुष्ठानी. मतलब रस माणिक्य जो ड्रग है वो अलग अलग कुष्ठ में तुम यूज कर सकते हो, ऐसा उन्होंने प्रूव किया है ना. विविधानी च कुष्ठानी तथा नाड़ी व्रणम हरित, ऐसा देखो लास्ट सेकंड लाइन में लिखा है. मैंने पेन से मार्क भी किया है. मैंने मतलब पर्पसली ऐसी बुकिश पिक्चर डाला है ताकि तुमको फील हो वो श्लोक्स कि विविधानी च कुष्ठानी में
तुम रसमाणिक्य यूज कर सकते हो। तो ये रसमाणिक्य तुम वात कफज में कैसे प्रूव करोगे कि वात कफज कुष्ठ में इसको यूज करना है? अरे रुको तो आशिफा, अभी हुआ नहीं है चालू, तुम डोज, अनुपान, सहपान, वेरी वेरी अर्ली, रिलैक्स रिलैक्स। ये सारा लेक्चर में सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी। बट वात कफज कुष्ठ में रसमाणिक्य मैं बताता हूँ कैसे। देखो, रसमाणिक्य के श्लोक के अंदर विविधानी च कुष्ठानी आया है, और रसमाणिक्य जो है ना वो हड़ताल कल्प है। हड़ताल से रिलेटेड मैं तुमको कुछ रेफरेंसेस एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखो, शुद्ध तालस्य गुणाः विमलम तालक स्निग्धम भूत ज्वर विनाशनम त्वच्चम। हड़ताल के बारे में क्या बोला है? त्वच्च है वो। तो देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, कुष्ठादि शमनम कथितम च रसायनम। कुष्ठादि शमनम कथितम च रसायनम, ऐसा रस तरंगिनी में हड़ताल रिलेटेड आया है। तुम और भी रेफरेंस देख सकते हो। रसरत्न समुच्चय में इतना ब्यूटीफुल एक्सप्लेन किया है कि श्लेष्म रक्त विष वात भूतनु, मतलब श्लेष्म कफ रिलेटेड और रक्त रिलेटेड डिसऑर्डर्स में तुम हड़ताल भस्म यूज कर सकते हो, यानी कि तुम रसमाणिक्य यूज कर सकते हो बेसिकली। अरे लिखा है कि नहीं? और देखो लास्ट लाइन में ये भी लिखा है, च दीपनम कुष्ठ हरि हरित हरिताल मुच्यते, लिखा है कि नहीं? मतलब रसरत्न समुच्चय में, रस तरंगिनी में हड़ताल को कुष्ठग्न बोला गया है, त्वच्च बोला गया है, और ये भी बोला गया है कि वो श्लेष्म रक्त डिसऑर्डर्स में ब्यूटीफुली काम करता है। अभी और एक रेफरेंस तुमको मैं बोलता हूँ, ये रसतंत्र सार का एग्जैक्ट लाइन है, और मैंने ऐसा की ऐसा पेस्ट किया है। मैं तुम्हारे लिए पढ़ता हूँ, मात्र पित्त प्रधान दुष्टि या केवल रक्त विशिष्ट दुष्टि होने पर ताल भस्म का चाहिए वैसा उपयोग नहीं होता। लेकिन नेक्स्ट लाइन तो सुनो, शेष वात कफ इन दो दोष प्रधान दुष्टि और त्वचा मांस लसिका ये दुष्य होने पर कुष्ठ रोग में ताल भस्म अमृत रूप है। मतलब ये प्रूव हो गया कि वात कफज डिसऑर्डर्स के लिए रसमाणिक्य हड़ताल भस्म रिलेटेड प्रोडक्ट परफेक्टली काम करता है। वो वात कफग्न है, वो कुष्ठग्न है, वो रक्त डिसऑर्डर्स पे ब्यूटीफुली काम करता है। अरे ये प्रूव हुआ कि नहीं? लगता है ना? लगता है ना तुमको? कैन आई गेट सम रिस्पॉन्सेस कि रस तंत्र सार में, रस रत्न समुच्चय में, रस तरंगिनी में, ये तीनों जगह मेंशन किया है कि हड़ताल रसमाणिक्य ये कुष्ठग्न है, रक्तगत जाने वाला है, और वात कफज डिसऑर्डर में ब्यूटीफुली काम करता है, पता है। लेकिन उसका डोज क्या है? तो डोसेज के रिलेटेड जिसने क्वेश्चन पूछा था उनको मैं बोल देता हूँ। रसमाणिक्य में यूजुअली 60 मिलीग्राम के ऊपर मैंने नहीं प्रिस्क्राइब किया। व्हेन आई वाज इन पोदार, तो आई यूज्ड टू प्रिस्क्राइब बियॉन्ड 60, 80, 100 मिलीग्राम, बिकॉज देयर वाज अ रीजन। हमको भस्म का क्वालिटी इतना शायद से प्योर नहीं मिलता था। आई डोंट वांट टू नेम फार्मेसी, बट यस, but when I started buying from Rasahriday, Yogesh Pandey sir and Parth Kale sir, Bhasma ka quality is so perfectly well designed that even in the perfect doses mentioned in text, it works beautifully. So 30 to 60 milligram per day is the dose for Rasamanikya. What can be the Anupan? In Rasatantra Sar, it has been mentioned that Gogrut ke saath ya fir Khadir Kwat ke saath tum de sakte ho. So final report of Rasamanikya says that इन वात कफज डिसऑर्डर तुम गोग्रुत या फिर खदीर क्वात के साथ 30 to 60 मिलीग्राम पर डे रसमाणिक्य प्रिस्क्राइब कर सकते हो। And that is why we got results so early. But only रसमाणिक्य worked there? I don't agree. It was perfectly वात dominant कुछ था। So वातत्तरेषु सर्पी भी उतना ही prominently काम किया है। But in terms of भस्म, if I want to explain you, it is वात कफज disorder and I have prescribed Rasamanikya for the same. Are you guys understanding Rasamanikya? Have you understood the first Bhasma of today's lecture, that is Rasamanikya? 30 to 60 milligram, don't go beyond that. Yes or no? Can we apply Rasamanikya internal? We all know. But can we apply Rasamanikya externally? The answer is very much yes. You see, N.D. Deshpande sir का एक beautiful book है, तो उसमें एक रेफरेंस है, तुम रसमाणिक्य को गोमूत्र के साथ, हम तो मंजिष्ठा और बाकुची भी मिक्स करते हैं, मंजिष्ठा, बाकुची, रसमाणिक्य, गोमूत्र ऐसा मिक्स करके, रसमाणिक्य शुड बी 1/4, ऐसा मिक्स करके हम लोग विटिलिगो के लिए लेप यूज करते हैं। एंड वी गॉट ब्यूटीफुल रिजल्ट्स व्हेन आई वाज इन पोदार। तो तुरंत सेकंड और थर्ड डे
I used to see very much inflamed skin, and then that skin used to turn hyperpigmented soon after 2 or 3 weeks. So it is a beautiful drug. तुम उसको locally भी use कर सकते हो as a irritant to stimulate the melanin for melanocytes for melanin synthesis, and it is a good drug to use internally for Vata-Kapha disorder. And yes, in this picture, this is my clinic where I'm applying lep, Gomutra wala lep, to this vitiligo patient, and I've used Rasamanicchya in this case also. To convince you more, I have few more cases. So this is a beautiful case. Huh? Now looking at the picture, तुमको लगेगा हाथ पे और पैर पे कुछ है. थोड़ा और स्पेसिफाई करने के लिए पाम्स पे और सोल्स पे कुछ है, और देखकर लगता है ना हाइपर कैराटोटिक लीजन है, थिक एंड हाइपर कैराटोटिक लीजन है, हाइपर पिगमेंटेड है, काला भी है एंड हाइपर कैराटोटिक है. हाथ और पैर पे हाइपर कैराटोटिक लीजन है. इनको ही मस्ट बी अराउंड 25. इनको एक मेरे फेलो डॉक्टर ने ही रेफर किया था, एंड ही सेड कि तुम वही जाओ, वहां जाके तुम ठीक हो गए. आई ओपन माई क्लिनिक ऑन 22nd of June, एंड 23rd June को ये पेशेंट, मेरा फर्स्ट पेशेंट ये थे. मैं पोदार में आई वॉज वेरी गुड प्रैक्टिशनर एक्चुअली, एंड फिर वहां से भी पेशेंट्स वैसे ही आते हैं. तो ये फर्स्ट डे के मेरे पेशेंट हैं. तो उन्होंने बोला कि ऑलमोस्ट मैं 8 या 9 मंथ से इससे परेशान हूँ, और 1 year मतलब हो गया है कि धीरे धीरे चालू हुआ था. एंड 8 and 9 months से आई एम टेकिंग ट्रीटमेंट कंटिन्यूसली, बट आई एम नॉट गेटिंग परफेक्टली रिलीव्ड. When I saw the lesion, it was hyperkeratotic. वात कफज, अगेन वात कफज, क्योंकि देखो थिकेंड है तो ये इट इज अ सिम्टम ऑफ कफ, यस और नो. एंड स्केली, थोड़ा सा हाइपर केराटोसिस है, पारुष्य है, इट इज अ सिम्टम ऑफ वात. सो इट इज अ वात कफज लीजन. अगेन कंडू which goes in कफ, और इतने दिन से स्टेबल है, स्थैर्य, अगेन इट गोज इन द फेवर ऑफ कफ. सो इट इज अ वात कफज लीजन अगेन. सो हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर प्रैक्टिस. When I took the history, I got to know कि इन्होंने स्मोकिंग शुरू किया था एक 1-2 years पहले, and in a day he used to take 10 cigarettes. तो जब भी कोई एडिक्शन वाला पेशेंट आता है ना, तो मैं तो मस्त कैलकुलेटर निकालता हूँ फोन पे, उनको थोड़ा सा कॉन्शियस करने के लिए. आई कैलकुलेट कि एक दिन में कितना, 10, तो अभी 30 दिन में कितना हुआ, ओ 300, फिर 12 महीने में कितना हुआ, इंटू 12. एंड फिर जब वो देखते हैं 12, ओह माय गॉड 3600 तुमने सिगरेट्स पिया है, तुम जिंदा कैसे हो. एंड आई जस्ट सटली मेक देम कॉन्शियस अबाउट द एडिक्शन पार्ट. तो मैंने उनको ऐसा थोड़ा कॉन्शियस कर दिया था. आई नो कि वो इतना जल्दी भी स्मोकिंग स्टॉप नहीं करेगा, बट वात कफज लीजन है और स्मोकिंग, उसके अंदर टोबैको है, मद पित्त ब्रह्म कर्म, तंबाकू के बारे में योग रत्नाकर में रेफरेंस भी आएगा. तो पित्त डोमिनेंट समझ करके मैंने रक्तमोक्षण भी किया, बट लुकिंग एट द सिम्टम्स, दोषानम बलाबलम से वो वात कफज था. तो उनको रसमानिक्य, स्वर्णमाक्षी, केशर और सरिवा का एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन प्रिपेयर करके पुड़ी बना करके उनको दिया. एंड नाउ यू सी आफ्टर 15 days only the lesions literally disappeared. He came day before yesterday, I forgot to take the picture, it is completely gone now. He's so happy. After second or third follow उन्होंने स्मोकिंग भी स्टॉप कर दिया. This is the difference we can make by our practice, and this is Rasamanicchya which works beautifully in Vata Kapha disorder. अरे कन्विंस हुए कि नहीं? अगर नहीं कन्विंस हुए तो मैं तुमको और एक केस बताता हूँ. Are you convinced? No, not convinced. Okay. Most of you are from Pune, I think. जल्दी कन्विंस नहीं होता है ना? Pune people are not convinced easily. They need time. Anyways, this is application नहीं, internally अपूर्वा, internally बताया ना, internally. Okay, one more case. This is interesting. See, you will read psoriasis from book. There is plaque psoriasis, there is erythrodermic psoriasis, there is guttate variety of psoriasis, there is pustular psoriasis. But there is one psoriasis which is completely Vata Kapha, that is osteitis or elephantine variety of psoriasis. The thickened skin. And for this Vata Kapha lesion, Rasamanicchya will be the choice. Again, see after the 20 days. This is my Podar case. Completely, not completely, but 70-80% completely reduced. This is the power of Rasamanicchya. So मुझे ऐसा लगता है आज के बाद Rasamanicchya का विक्री भी, मतलब बिजनेस भी बढ़ जाएगा. एंड यू हैव अंडरस्टूड दैट वात कफज लीजन्स के लिए Rasamanicchya कैन बी द चॉइस. अंडरस्टूड और नो? आई कैन कन्विंस यू मोर, बट we'll move to another basma. So for now, I have explained you. सब डिस्कस करते हैं. अपूर्वा औषध काल, आई थिंक शी इज फ्रॉम पुणे. अपूर्वा पालनकर, देखो
सब एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। So that was Rasamanikya, Vata Kafaj lesion, and Rasamanikya works beautifully. Have you guys understood this? Have you guys understood this? Are you guys with me? So these are just 1/4 cases I'm showing you. With Rasamanikya, I've solved literally 50-60 cases. So, okay. Now one more case. Man, this is interesting. See, I have properly mentioned this line. Proper consent of the video was taken. क्योंकि कुछ महीनों पहले मैंने एक कंपटीशन में पार्ट लिया था, तो आई वॉज दी बेस्ट परफॉर्मर एक्चुअली, और मुझे ना शायद लगा था कि मैं ही फर्स्ट होगी, कौन फर्स्ट रहेगा, मैं ऐसे परफॉर्म ऐसे ही करने का कि फर्स्ट करने के लिए, सेकंड थर्ड के लिए आई डोंट, तो मेरे को ऐसे, बट देन आई गॉट रिजेक्टेड विद दिस वीडियो. आई विल शो यू द वीडियो. वीडियो हैज नथिंग रॉन्ग, बट थोड़ा सा आइडेंटिटी रिवील हो रहा है, एंड दैट guy said ki we can't give you prize because identity has been revealed, so that's okay. But you see the lesions. This is again a psoriasis case. This patient is of HIV, और lesions ना erythematous है, लाल है थोड़े और raised है. yes or no? लाल और raised मतलब inflamed और raised, यानी कि पित्त कफज है ना, lesions पित्त कफज है कि? अरे वापस वीडियो बताओ, फिर से वीडियो बता दो. okay, now see the lesions. If not, imagine lesions are pitta kafaj. yes or no? Are you guys convinced? Pitta kafaj lesions? Pitta kafaj lesions? Yes, everyone is convinced. Pitta kafaj lesions. See, yeah. So one more, I'll tell you. So वात कफज के लिए तो अपने पास क्या था? रसमानिक्य था. बट पित्त कफ लीजन या फिर कफ पित्त लीजन, उसके लिए कौन सा भस्म यूज करने का? तुमने तो बोल दिया कि दोष का बल अबल देख के तुम ट्रीटमेंट चालू करो, तो आई विल शो यू. आई हैव गिवन दिस ट्रीटमेंट. स्वर्णमाक्षिक 60 मिलीग्राम, यशद 60 मिलीग्राम, एंड रसायन चूर्ण 1.5 ग्राम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. रसायन चूर्ण में जो भी ड्रग्स है ना, वो सारे पित्त शामक है. गोक्षूर, अमल की, गुड़ूची, सारे पित्त शामक है, फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सेकेंडली, मैंने रसायन चूर्ण क्यों प्रिस्क्राइब किया? ही इज अ पेशेंट ऑफ HIV. वी नीड सप्तधातु वर्धन, वी नीड रसायन चिकित्सा. सो फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द डे वन ओनली, तुम भस्म का पूरी ऐसा प्लान करो कि वो सारे पैथोलॉजीज को कवर करे. एक होलिस्टिक अप्रोच तुम रखना चाहिए. तो स्वर्णमाक्षिक, यशद और रसायन चूर्ण मैंने दिया. But why Swarnamakshik? Why Yashad? I'll explain you. Wait. Now, after 3 months, the lesion actually disappeared. But I will tell you that सिर्फ भस्म से इनको रिजल्ट नहीं आया. भस्म से उनका लीजन्स धीरे धीरे कम हो रहा था. बट मैंने अक्टूबर में जाके पित्त त्रिशु मोक्ष रक्त से विरेचन मागरे, मैंने विरेचन और रक्त मोक्षण भी उनका कराया है. सो आफ्टर 3 months, the lesions actually disappeared. बट ऐसे जब पित्त कफज लीजन्स होते हैं ना, तो तुमको स्वर्णमाक्षिक और यशद ये जोड़ी यूज करना चाहिए. जोड़ी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आयुर्वेदा. तुम जोड़ी यूज करना सीखो कि स्वर्णमाक्षिक यशद का जो जोड़ी है वो भस्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो दिस आर द लीजन्स, एंड आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर इम्प्रेस्ड, बट स्वर्णमाक्षिक का मैं तुमको प्रूव करके बताता हूँ कि ये पित्त कफज लीजन्स में या फिर कुष्ठ में कैसे काम करता है. सो दिस इज स्वर्णमाक्षिक, एज यू कैन सी. और इतना ब्यूटीफुल श्लोक है स्वर्णमाक्षिक का. आई थिंक वन ऑफ माय बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग फॉर कुष्ठ, बिकॉज इन चरक ऑल्सो इट हैज बीन मेंशन्ड दैट सप्तदोष कुष्ठों को नाश करने के लिए स्वर्णमाक्षिक वर्क्स ब्यूटीफुली. ऐसा लिखा भी गया है. बट यू सी, दिस इज श्लोक फ्रॉम रसतरंगिनी. उन्होंने कितना मस्त लिखा है. स्वर्णमाक्षिकम वृक्षम मधुरम तु रसायनम. फर्स्ट लाइन में इट इज रसायनम, एंड इन सेकंड लाइन सी तिक्तम सूर्यश्च चक्षुष्यम त्रिदोषग्नम परम मतम. त्रिदोषग्नम लिखा है, त्रिदोषग्नम लिखा है. शय, अर्श, मेहानी, विविधन, बस्ती वेदना. ठीक है. पांडु, शवतु, कुष्ठानी, इधर कुष्ठ उन्होंने मेंशन कर दिया है, जो अपने लिए आज इंपॉर्टेंट है कि स्वर्णमाक्षिक कुष्ठ में काम करता है. एंड लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी, योगवाही परम मतम. इट इज 100% योगवाही. योगवाही भी है, कुष्ठग्न भी है. और प्रूफ करने के लिए तुमको बोलता हूँ, योग रत्नाकर में भी ये ब्यूटीफुल श्लोक आया है. माक्षिकम तिक्तम मधुरम मेह अर्श शय कुष्ठम. अगेन कुष्ठग्न हैज बीन मेंशन्ड. According to Rasatarangini, Swarnamakshik is Kushtagna. According to Yog Ratnakar, it is Kushtagna. Next line is very important. Kapha Pitta Haram Shitam Yogvahi Rasayanam. Again, it has been mentioned as Rasayan, Yogvahi, Kapha Pitta Haram and Shitam. And Shitam. उसके नीचे वाला लाइन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. You see, in Ashmari, it has been mentioned. In Meha, Kushta, Krumi, Shof, Pandu, so many indications for Swarnamakshik.
but one indication important for today's lecture is Kushtagna, is Yogvahi, is Rasayanam, is Tridoshagna, अरे is कफपित्त शामक. समझ में आया ना कि स्वर्णमाक्षी जो कफपित्त शामक ड्रग है, त्रिदोषग्न है लेकिन कफपित्त शामक जो ड्रग है, it is Yogvahi Param. It is Rasayan drug and it has been used for Pitta Kaf or Kafapitta, usually Kafapitta dominant Kushtas. Now you see, मैं तुमको स्पेसिफिक इंडिकेशन से स्वर्णमाक्षिक का और ज्यादा डिटेल में बोलता हूँ. जैसे स्वर्णमाक्षिक कुष्ठग्न है, तुमको पता है. स्वर्णमाक्षिक पित्त कफ शामक है, तुमको पता है. स्वर्णमाक्षिक योगवाही है, तुमको पता है. लेकिन उसको तुम यूज कैसे करोगे इन प्रैक्टिस, मैं तुमको कुछ एग्जांपल से बताता हूँ. सो इफ लीजन्स आर पैपुलर, लाइक पैपुलर मतलब the with lesions which can be palpated is papular. अगर papular lesions with itch है, be any differential diagnosis. Papular lesions with itch है, you can give Swarnamakshik. If skin, nail and lips are getting lusterless, you can give Swarnamakshik. If skin is getting dry and hyperkeratotic, जैसे first case में था, तो तुम with itching भी है, तो skin dry and hyperkeratotic with itching, you can give Swarnamakshik. So किसके साथ Swarnamakshik combine करना चाहिए ऐसे 3 indications में? So according to Rasatantra Sar, it has been mentioned that Swarnamakshik should be combined with Sariva Quat. Sariva is such a beautiful drug. Kushtakandu Jor Hare Meha Durgandhanashram. What a beautiful drug. So my prescription is not with Sariva, I think. So Swarnamakshik should be combined with Sariva Quat when these 3 are specific indications. Are you getting this? Are you getting this? I'll tell you one more. If lesions are hyperpigmented and erythematous, स्वर्णमाक्षिक शुड बी कंबाइंड विद गंधक रसायन. इतना सिंप्लीफाई किया है, ये तो तुमको प्रिस्क्रिप्शन बता दिया है. आज के बाद शायद तुम्हारा प्रिस्क्रिप्शन रहेगा कि स्वर्णमाक्षिक विद गंधक रसायन व्हेन लीजन्स आर हाइपर पिगमेंटेड एंड एरिथेमेटस, व्हेन लीजन्स आर पैपुलर, स्किन ड्राई, हाइपरकैरोटिक, इची, स्वर्णमाक्षिक शुड बी कंबाइंड विद सारिवा क्वाथ. व्हाट अ प्रिस्क्रिप्शन. आर यू गाइस एंजॉयिंग दिस लेक्चर? आई नीड सम रिस्पांसेस, कम ऑन. या, व्हाट अ प्रिस्क्रिप्शन है. व्हाट अ प्रिस्क्रिप्शन. What a prescription, what a prescription, what a lecture. Yes or no? योगी जैसे मस्ती वगैरह चलता है ना थोड़ा? नहीं ना? नहीं? Have to be very formal? No ना? No sir. No, yeah. Yeah. Problem is in diagnosis actually. Treatment we can do it. We can't diagnose. क्योंकि see, whenever skin lesion comes to us, तुम ऐसा बैठ जाओगे पहले तो. अभी देख के नहीं पता चल रहा है तो तुम कैसे करोगे? खुजली आती है क्या? अगर उसने बोल दिया आती है, क्या पता चल गया तुमको? कुछ नहीं. इचिंग आती है नहीं आती है उससे तुमको क्या पता चल गया? नथिंग, you know, by associated features. I tell you, the most important thing when diagnosing the skin lesions are morphology. Papular है, macular है, nodular है, morphology is more important. Then sight is more important. Then associated features. Lastly, duration, फिर बाद में associated features आता है. पर तुम ऐसा बैठते हो, उसने अगर बर्निंग बोल दिया ना, ओह शिट, अभी क्या करें, बर्निंग बोल दिया है इसने. अच्छा पेन होता है, सारे सिम्टम्स पूछ लेते हो, बिकॉज देख कर नहीं पता चल रहा तो तुम थोड़ा यू बाय टाइम. तुम ऐसा बुक में लिखा है क्या कि 101 पे डेंगी, 102 पे टाइफॉइड, 103 पे मलेरिया? नो. देन डू यू अप्लाई थर्मामीटर. भाई तुमको थोड़ा सा टाइम मिलता है. फीवर का कॉज क्या है इसका? इन प्रैक्टिस यू डू दिस. मैं भी अगर मेरे को देख के लीजन आई पुट दिस टॉर्च अगर, हाँ इधर से इधर तक है. शुरुआत कैसे हुई? अब देखकर नहीं पता चल रहा है शुरुआत कैसे हुई. You do this thing, you do this, and you should. But anyways, Swarnamakshik with Gandhak Rasayan, Swarnamakshik with Sariva Quat is again indication. I'll tell you one more. The final report for Swarnamakshik. What is the dose for Swarnamakshik? 60 to 250 milligram तक तुम उसको दे सकते हो. This is the bookish dose. Generally 60 to 100 milligram I give. Anupan should be lesion specific, as I've explained you. Lesion specific. Yes. हाइपरकैरोटिक विद ड्राई नीचे, क्या ये वात कफज नहीं है? वात कफज है ना, तो रसमानिक को स्वर्णमाक्षिक के साथ कंबाइन करना है ना तुमको. मैंने किया ना उसमें केस में. बट उधर मेन ड्रग क्या है? उधर रसमानिक की मेन ड्रग रहेगा. ओके. सो अनुपान कैन बी लीजन स्पेसिफिक, एज आई एक्सप्लेन्ड यू दैट सारिवा क्वाथ कैन बी गिवन, गंधक रसायन कैन बी गिवन. दोष प्रिडोमिनेंस, इट इज कफपित्त. अकॉर्डिंग टू योग रत्नाकर, आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज कफपित्त. सो 2 भस्मास तो तुमको क्लियर हो चुके हैं कि रसमानिक्य वात कफज में जाता है, स्वर्णमाक्षिक कफपित्तज में जाता है. यस और नो? 2 भस्मास तो तुमको क्लियर हो जाए. इवन विद डोसेज, इवन विद अनुपान. इज इट क्लियर?
नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ये लेक्चर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर तुमको ये समझ गया ना तो बहुत मजा आया है। दिस इज यशत भस्म। वॉट भस्म है यार, क्या भस्म है। यशत भस्म को मैं इतना लिबरली यूज कर रहा हूँ। आई टेल यू इन विच केसेस आई यूज लिबरली, बट यशत भस्म इज सच अ ब्यूटीफुल भस्म। यू रीड यशत भस्म, स्टार्ट देखो, यशदम तुवरम शिशिरम कटुकम परम, ऐसा लिखा है ना। मैंने ना यशत भस्म जब स्टार्ट में यूज करना चालू किया था ना, इट वाज नॉट फॉर स्किन। मैंने कंपवातपहम के लिए यूज किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपवातपहम, देखो इन पार्किंसंस डिसीज देयर आर पेशेंट्स प्रेजेंटिंग टू विद ट्रेमर्स, तो इसमें लिखा था कंपवातपहम चयवम, ऐसा लिखा है ना उसमें। तो मैंने पहले उधर यूज किया था, फिर देन आई अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ यशत भस्म इन स्किन डिसऑर्डर्स। ये भी कफ पित्त शामक है, ये भी कफ पित्त शामक है, देखो लिखा भी है कहीं तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर रस तरंगिनी इज यशत भस्म इज लास्ट थर्ड लाइन, जहां पे लिखा है व्रण स्त्राव रोदनम। ये व्रण स्त्राव को रोकने वाला परफेक्ट भस्म है। यशद भस्म इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल ड्रग फॉर डिक्रीजिंग द सेक्रीशंस फ्रॉम व्रण स्त्राव। जब व्रण को स्त्राव हो रहा है, एक्सेसिव सेक्रीशन से, you'll use amrutadi gugul, you'll use kaishar gugul, but in terms of bhasma in your pudi there should be yashad bhasma, which will stop the vrana strav. I'll tell you one case, don't worry. So this is my recent case. This is my recent case. She is a patient of Vatrakta actually. Uska Amla Lavan Katu is more prominent, and she is a patient of Vatrakta. And after Vatrakta, she got peripheral vascular disease, and peripheral vascular disease terminated into this non-healing ulcer. So basically, vasculitis and ulcer very common with rheumatoid arthritis and with Vatrakta. उसको गैंग्रीनस भी हो, ड्राई गैंग्रीन भी हो, जो कि सेल्फ एम्प्यूट हो जाएगा। मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया था। तो शी हैज अ गैंग्रीनस फिंगर एंड दिस इज नॉन हीलिंग अल्सर। जब व्हेन आई अप्लाइड लीच ऑन द फर्स्ट डे, सेकंड और थर्ड डे शी कॉल्ड मी कि व्रण से, यानी कि नॉन हीलिंग अल्सर से बहुत ज्यादा पानी जा रहा है, सीरियस फ्लूइड इज गोइंग आउट, साइड बाय साइड आई डिड सीबीसी, बट बहुत ज्यादा व्रण 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 का स्त्राव हो रहा है। तो देन आई कॉल्ड हर हस्बैंड, फिर उसको मैंने चेंज करके दिया। आई एडेड रस सिंदूर, देन यशत भस्म विद स्वर्णमाक्षिक, एंड देन सारिवा, क्योंकि सारिवा में भी सर्वव्रण विशोधनम ऐसा एक आया है, चक्रदत्त का रेफरेंस है। इवन टू प्रूव यू मोर, विचर्चिका में भी लिखा है, देखो विचर्चिका रोग में यशत भस्म या पुष्प को गोग्रुत में मिलाकर 7 दिन तक प्रतिदिन लेप करने से शीघ्र ही विचर्चिका में आराम आता है। मतलब लोकली भी तुम यूज कर सकते हो, ऐसा एक रेफरेंस है रसतरंगिनी में। एंड व्रण स्त्राव रोदनम, ये जो रसतरंगिनी का रेफरेंस है वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो व्रण स्त्राव के लिए मैंने भी यूज किया है इसको, तुम लोकली भी यूज कर सकते हो, तुम इंटरनली भी यूज कर सकते हो। ये कफ पित्त शामक भस्म है एंड इट्स अ पावरफुल भस्म। टू कन्विंस यू मोर कि यशत भस्म और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे पास एक टॉपिक है। आर यू गाइस इंटरेस्टेड? Are you guys interested in the most difficult cases? I tell you, I can solve psoriasis very easily. I can solve fungal very easily. I can solve eczema very easily. But giving relief to urticaria patients, my God, very dangerous. Yes, urticaria. When you read in allopathy, 150 responses चाहिए. 150 responses के बाद I'll start. 150 responses. Are you guys enjoying? 150 people are there. Oh, you are lucky 150 people who can attend live. है ना? Hmm. Yes. When you read allopathic urticaria, you will note there is acute urticaria जो कि 2 weeks तक होता है, और there is chronic urticaria जो कि 2 weeks के beyond भी तुमको होता है। That is chronic urticaria. मैंने बोला ना, morphology important है, site important है, फिर duration important, then associated features important है। You will be always misled with the associated features. Don't worry. But urticaria में ज्यादा important क्या है कि acute urticaria है कि chronic urticaria है। So urticaria में प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आई डोंट नो व्हाई ऑन इंस्टाग्राम मोस्ट ऑफ द पीपल पोस्ट अर्टिकेरिया का बिफोर आफ्टर। अर्टिकेरिया 24 घंटे के अंदर खुद ब खुद चला जाता है, उसका बिफोर आफ्टर का क्या जरूरत है? वो तुम ऐसा प्रूव कर रहे हो कि ये नेक्स्ट डे भी हमारे पास आया था, देखो गया ना उसका लीजन्स, तुम्हारे मेडिसिन से नहीं गया, वो अपने आप जाता है। एक्यूट अर्टिकेरिया में अपने आप लीजन्स विल गो, अपने आप लीजन्स विल गो। बट प्रॉब्लम इज व्हाट? व्हेन लीजन्स डजंट डिसअपीयर,
24 घंटे के अंदर लीजन्स डिसअपियर नहीं होना, दैट इज अर्टिकेरियल वेस्कुलाइटिस. दैट इज डेंजरस. व्हाई दैट इज डेंजरस, आई विल टेल यू. बिकॉज अर्टिकेरियल वेस्कुलाइटिस का एक कॉज है सिस्टमिक लुपस एरिथेमेटोसिस. दैट SLE मतलब डेंजरस. So again, SLE is one of the thing which you should be scared of कि arterial vasculitis 24 hour तक गया नहीं, उसके लिए तुम डरना चाहिए. Otherwise, acute urticaria or even chronic urticaria lesions will disappear in 24 hours. Will disappear in 24 hours. But for us, urticaria has got bigger spectrum. There is शीत पित्त, there is उदर्द, there is कोठ. ऐसे 3 तुमको टर्म्स पढ़ने मिलेंगे या फिर सुनने मिलेंगे. इन योग रत्नाकर भी तुम अच्छे से पढ़ सकते हो. तो शीत पित्त जो डिसीज है ना, वो वात कफज डिसीज है. उदर का जो डिसीज है ना, वो कफ डोमिनेंट डिसीज है. और कोट जो डिसीज है ना, वो पित्त कफ डोमिनेंट डिसीज है. देखो दोषों को तुम इंपॉर्टेंस दो आखिरी तक, क्योंकि ट्रीटमेंट दोषों की होती है. सो पित्त कफज कौन है? कोट है. शीत पित्त क्या है? वात कफज है. उदर क्या है? इट इज मोस्टली कफज. इट इज मोस्टली कफज. अभी तुम योग रत्न से पढ़ोगे तो तुम लास्ट श्लोक में देखना कि उन्होंने पहले क्या बोला कि कृमिनाशन और दाहनाशन चिकित्सा तुम कर सकते हो. वाई? जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड. कृमिनाशन और दाहनाशन चिकित्सा तुम कर सकते हो. ऐसा तुम पढ़ोगे तो. और फिर बाद में तुम कोष्ठक का शुद्धिकरण करके फिर कोष्ठक में चिकित्सा करो. ऐसा एक मस्त श्लोक है. बट तुम कोट पढ़ो. तुमको कन्विंस करने के लिए मैंने केस लाया है तुम्हारे लिए. ये कोट पढ़ो. ये मैंने इंस्टाग्राम में भी पोस्ट किया था, बट आई एम टेलिंग यू द प्रिस्क्रिप्शन, लिटरली प्रिस्क्रिप्शन. सी, शी वाज अराउंड मे बी 25-30, न्यूली मैरिड. मैं इधर प्रैक्टिस करता हूँ ना, सेम बिल्डिंग में. आई प्रैक्टिस ऑन ग्राउंड फ्लोर, सेम बिल्डिंग में ये वो फीमेल रहती है. शी मस्ट बी अराउंड 25-30. ओके. तो वन संडे मॉर्निंग ऐसे ही 11 बजे, 11 से 1 मेरा ओपीडी होता है. वन संडे मॉर्निंग शी केम कि मेरे को कल गाँव जाना है, तो मेरे हस्बैंड ने बोला है कि नीचे ही आयुर्वेदिक खुला है तो दिखा दो. व्हाट अ कैजुअल वे. बट शी केम टू मी, शी सेड कि मेरे को ना बॉडी पे इचिंग होता है और लीजन्स आते हैं. तो एज शी डिस्क्राइब्ड कि उसका लीजन पित्त कवच, मुझे लगा कि वो रेज्ड होता है, फिर वो एरिथेमा होता है हल्का सा, पित्त कवच मुझे लीजन्स लगा. फिर उसने और डिस्क्राइब किया तो उसने बोला कि ये बारिश में मेरे को ज्यादा तकलीफ होता है, वर्षा ऋतु में स्टार्ट हो रहा है, पित्त कवच लीजन्स है. ये इसका डायग्नोसिस कोर्ट है, पता है क्या? क्योंकि कोर्ट में ऐसा लिखा है, मैं तुमको प्रूफ करने के लिए बोलता हूँ. देखो कोर्ट पे ऐसा लिखा भी है कि वर्षा काले, लिखा है ना वर्षा काले. सेकेंड लाइन में देखो, वर्षा काले प्रकोप्य तथा दुष्टेश्च कारण लिखा है. तो ये दिस इज अ पेशेंट, क्लासिकल पेशेंट ऑफ कोर्ट. शी केम, शी सैट. मैं इसको कोर्ट रिलेटेड सोच रहा था, बट जैसे ही अपना और हिस्ट्री पता करते हैं और कुछ तकलीफ है, तो शी सेड कि आई हैव अ सीवियर एसिडिटी प्रॉब्लम, बट व्हेन आई ड्रिंक वाटर थोड़ा सा ठीक लगता है. इतना मेरे को एसिडिटी बहुत ज्यादा होता है कभी कभी. तो उसका हेतु फिर निकाला. एसिडिटी का जो सिम्टम्स था ना, इतना अंडरलाइन था. उसने कुछ बताया ना इसके बारे में कि उसको क्लम होता है. क्लम यानी कि बिना कुछ काम करे थकान. तिक्तो अम्ल उद्गार होता है, जो कि एसिडिटी का प्राइम सिम्टम है. तिक्तो अम्ल उद्गार, उत्कलेश, क्लम, जो भी श्लोक योग रत्नाकर फिर माधुर निधन में पूरा की पूरा श्लोक इट वाज प्रेजेंट इन दिस फीमेल, बट शी वाज फोकस्ड ऑन जस्ट इचिंग पार्ट. बट देखो पैथोलॉजी किधर है. अभी उसने बोला कि उसका हेतु भी अम्ल पित्त वाले थे, पित्त डोमिनेंट हेतु थे, और उसको डिसीज भी प्राइमरीली अम्ल पित्त है. अम्ल पित्त और कोट थोड़ा सा साम्य साम्य है. अम्ल पित्त भी पित्त कफ डोमिनेंट है, कोट भी पित्त कफ डोमिनेंट है. देखो तो जो भी तुम ड्रग दोगे वो अम्ल पित्त कोट पे काम करने ही वाला है. पित्त कफ शमक कौन है? आरोग्यवर्धन. तो वो काम करने ही वाला है कि तुमको ऐसा कोई ड्रग देना है जो कि पित्त कफ के लिए अच्छे से जाएगा और अम्ल पित्त को भी ट्रीट करेगा. तो मैंने उनको अच्छे से एक अम्ल पित्त कंसिडर करके, उनको कोट कंसिडर करके मैंने ड्रग्स दिए. देखो सूत शेखर 2 TDS, लघु सूत शेखर 2 TDS, बिकॉज उसका द्रव गुण भी काफी ज्यादा बड़ा था, तो लघु सूत शेखर भी दिया. एंड स्वर्णम अक्षिक बिकॉज पित्त कफ अगेन, यशद कफ पित्त अगेन, एंड मंजिष्ठा दारुरेद्र पित्त कफ. तो ऐसा कंबाइन करके उसको मैंने पुड़ी दिया. आफ्टर गिविंग दिस पुड़ी वो गाँव गई, एंड फिर बाद में 7 days के बाद नहीं आई. एक दिन अचानक आई, उसके हाथ में सारा मेरा मेडिसिन. उसको पूछ रहा हूँ तुमने मेडिसिन नहीं लिया? नहीं, 3 दिन लिया, उसके बाद तकलीफ हुआ. 3 दिन के बाद कैसे तकलीफ हुआ? 3 दिन तक ठीक था. बोले हाँ 3 दिन तक ठीक था, एसिडिटी कम था, लेकिन मैं एक दिन गांव में फिर मेरे को पूरा ऐसा सूज गया. शी सेड कि ये लिप भी सूजा, मतलब म्यूकोजल स्वेलिंग भी. उसको बेसिकली एंजियोएडिमा एपिसोड आया. देखो एसिडिटी कहाँ कहाँ जा सकता है, एंजियोएडिमा का एपिसोड आया. तो फिर शी स्टॉप द मेडिसिन एंड फिर वापस इधर आई.
तो फिर मैंने देखा कि उधर मटन एंड ऑल सब कुछ खाया गया था, पत्ते तो हुआ था। मैं सीधा उनको बोला एक 18 नंबर का तुम स्कैल्फेन लेके आओ, ये पहले अपन रक्तमोक्षण कर दें। मैंने अराउंड 100 to 150 ml, 100 to 120 ml उनका ब्लड रक्तमोक्षण किया और उनको भेज दिया। सेम मेडिसिन कंटिन्यू करके, बस एक आमलारी मेरे पास है बिकॉज द कैप्सूल लुक वेरी गुड, तो मैं आमलारी देता हूँ काफी बार कि उसमें स्वर्णमाक्षिक भंग भी है एंड बाकी पित्त शामक भी है, उसमें मंजिष्ठा है भी। तो ऐसा मैंने आमलारी उनको लिख करके दिया और ये सब भी दिया, सेम कंटिन्यू किया। अभी आफ्टर फॉलो अभी 23 है ना, उसके बाद 20 आई थिंक कब आई हो 27 या 23 एंड देन शी केम 27। शी सेड कि मैंने अभी सिर्फ एक ही बार एट्रैक्स टैबलेट खाई थी इचिंग के लिए, उसके पहले मैंने नहीं खाई। ओके कंटिन्यू सेम। देन आफ्टर सी दिस फॉलो, रिसेंट वाला फॉलो, दिस वाज 11/8 अभी 11 अगस्त को। सो इचिंग वाज कंप्लीटली रिड्यूस्ड, एसिडिटी वाज कंप्लीटली रिड्यूस्ड, जीवा सामता पे रिलीज हो गया था। तो अभी उसका अम्ल पित्त भी धीरे धीरे ट्रीट हो गया, अभी निराम हो गया। अभी निराम में मेरे को सूचेकर लघु सूचेकर बंद करके बुनिम्बादी पे डालना है, बस बुनिम्बादी पे। जस्ट अ मिनट सुप्रिया वेट। तो अभी वो ट्रीट हो गया। बट व्हाट वाज द हीरो ड्रग फॉर डिक्रीजिंग द इचिंग पार्ट? इट वाज यशद भस्म। मेरे को ये प्रूव करना है कि यशद भस्म वाज प्लान्ड टू गिव टू ट्रीट हर इचिंग। अदरवाइज सूचेकर लघु सूचेकर तो उसके साम पित्त पे काम करने वाले ड्रग थे, लेकिन स्वर्णमाक्षिक यशद दारू एकदम मंजिष्ठा वाज कंप्लीटली गिवन फॉर इचिंग पर्पस। तो मुझे ऐसा लगता है, और रसतंत्र सार्वय में तुम पढ़ोगे, इवन डोंबिवली क्लिनिकल मीटिंग में मैंने महेश ठाकुर सर से भी सुना था कि सबसे बेस्ट ड्रग अगर इचिंग के लिए कोई है तो यशद भस्म है। क्यों बताओगे? तुमको प्रूफ करके बता सकते हो। यशद भस्म का तुम देखोगे ना रसतंत्र सार में, तो दे हैव मेंशन दैट कि अगर कितना भी उग्र अर्टिकेरिया हो, रेसिस्टेंट अर्टिकेरिया हो, वो डीप हो, सुपरफिशियल हो, धातु को इन्वॉल्व, कितना भी उग्र अर्टिकेरिया क्यों ना हो, कितना भी डेंजरस क्यों ना हो, यशद भस्म विल वर्क। तो क्यों ना तुम यशद भस्म दो अर्टिकेरिया के केसेस में, दैट इज योर हथियार यशद भस्म। तो मैंने यशद भस्म व्रणस्त्राव के लिए बोला, कफपित्त शामक बोला, और अर्टिकेरिया, और स्पेसिफिकली मैंने अभी कोर्ट के लिए, तो अर्टिकेरिया के लिए इंपॉर्टेंट ड्रग क्या है? दैट इज यशद भस्म। आर यू गाइस कन्विंस्ड विद मी नाउ? आर यू गाइस कन्विंस्ड विद मी कि कोर्ट के लिए, अर्टिकेरिया के लिए ब्यूटीफुल ड्रग यशद भस्म? And the final report card comes to you like this. Dosage is 60 to 120 milligram. I have literally 60-80 milligram तक भी मैं गया. But lesion specific यशद भस्म you can like अभी पित्त कफ है ना, तो पित्त कफ साथ में तुम अनुपान दे सकते हो, सहपान दे सकते हो. लीजन स्पेसिफिक शुड बी द अनुपान. दोष प्रिडोमिनेंस कफ पित्त. सो रसमाणिक्य वात कफ, स्वर्णमाक्षिक पित्त कफ, and यशद भस्म कफ पित्त. Are you guys getting this? Are you guys getting this? Are you enjoying it? First of all, पहले तो अपन है ना ऑर्गेनाइजर को पूछते हैं, योगेश सर, are you enjoying? Yes sir, yes yes. Yes, sir. Okay. Hmm. Yeah. One more interest. अभी तुमको इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं एक और स्टोरी सुनोगे? Are you interested in one more story? I need responses here in messages. I like messages for the response. Are you interested in one more story? Yes. Story is very interesting. Story is very interesting. My God, this story. Yes, yes, yes. मैं ऐसा प्रूफ करूंगा ना इसको भी, ये भी एक नया भस्म है। मैंने आप पहले सरस मानिक के लिया, स्वर्णमाक्षिक लिया, यशद लिया, एंड दिस वन मोर भस्म. ये स्टोरी इंटरेस्टिंग है. सुनो. हाँ. सो ही मस्ट बी अराउंड 70. तो पहले पंचकर्मा एलिमिनेट कर दो, अभी पंचकर्मा इसमें नहीं कर. ही मस्ट बी अराउंड 70. आई वाज इन पोदार दोस डेज. हमारे ओपीडी में maybe Tuesday or Friday, he came with this lesions. Scalp पे scaly erythema दिख रहा है, then extensions पे scaly erythema दिख रहा है, और ये scaly erythema is nothing but this is again a psoriasis. This is again a psoriasis. This is plaque psoriasis basically. This is plaque psoriasis. ये सिग्मा कुष्ठ में भी एक लाइन है, प्रायश उर्दू का है. Basically maybe they are talking about scalp psoriasis only. प्रायश उर्दू का है, लिखा है ना, सिग्मा कुष्ठ matches with the psoriasis part. तो रुक्षम भाई स्निग्धम अंत रजोगृष्ट गिरे, वो सब मैच करता है. सो दिस इज अगेन अ केस ऑफ plaque psoriasis. एंड ही इज अ गुजराती पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ दिस ढोकला, चटनी, एवरीथिंग. तो आम्ल लवन तो ऐसी था ही उसके डाइट में. आम्ल रक्तम दूषयति, और लवन से क्या, प्रगालयति कुष्ठानि. तो मैं कंफर्म समझ गया था इसका आम्ल लवन हेतु है. बेसिकली इसका हेतु पित्त डोमिनेंट है, ये मैंने समझ गया था. दिस आर बिफोर आफ्टर पिक्चर ना.
और फिर बाद में आई वॉज गिविंग स्वर्णमाक्षी जैसे रसमानिक के, दिस वॉज गोइंग ऑन, वो मेरा पुड़ी में चालू था। एक दिन मुझे देख रहा हूँ बाहर पेशेंट कम थे, ही वॉज फाइटिंग जोर जोर से, सब कुछ ये सब था, ही वॉज फाइटिंग वेरी विथ हर वाइफ, विथ हिज वाइफ। समझा नहीं, कुछ प्रॉब्लम लगा तो मैंने उनको वाइफ को पूछा, तो बोले हाँ थोड़ा सा मेंटली ही थोड़ा गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं, उनका आहार भी ऐसा है ना, तो गुस्सा थोड़ा तीखा होगा, तो मे बी वो गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं, ऐसा उन्होंने बोल दिया पहले से। तो वो फॉलोअप में नहीं, बट नेक्स्ट फॉलोअप में मैंने रसपाचक ऐड किया। फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम लोग रक्त दुष्टि के कारण ढूंढे पहले तो रक्त दुष्टि के कारण में अम्ल लवण तुमको ऐसा सब मिल जाएगा। लेकिन देखो, रक्त दुष्टि के अगर तुम कारण पढ़ते हो, रक्त दुष्टि से स्किन डिसीज ना, इन चरक सूत्रस्थान 24, तो उसमें क्रोध श्रम ऐसा सब दिया, मतलब मानसिक कॉज भी दिया है। मानसिक कॉज की वजह से रक्त दुष्टि हो सकता है क्या, स्किन डिसऑर्डर्स हो सकता है क्या, उसका एग्जाम्पल चरक सूत्रस्थान में दिया है। तो मैंने क्रोध को पकड़ा, और क्रोध की वजह से में भी रक्त दुष्टि हुआ है। तो क्रोध क्यों हुआ, पित्त की उष्ण और तीक्ष्ण गुण की वजह से हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि आम्ल लवण हेतु है, क्रोध एक फीचर है, तो अल्टीमेटली इसके पित्त को ही हमको ठीक करना है। टोबैको भी था, तो मद पित्त भ्रम करम, तो आगे इन उसका पित्त 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 को ही मेरे को टारगेट करना है, कैसे करके उसके पित्त को टारगेट करना है, ऐसा मुझे समझ गया। ठीक है, स्वर्णमाक्षी चलो था पित्त कफ शामक, बट आई नीड समथिंग विच विल वर्क ऑन द क्रोध, उष्ण तीक्ष्ण गुण ऑफ क्रोध, मतलब वो मानसिक कॉज ऑफ रक्त दुष्टि को ट्रीट करने वाला ऐसा कोई ड्रग चाहिए था, ऐसा कोई ड्रग चाहिए था। तो मैं सोचा सोचा सोचा, एंड आई गिव दिस प्रवाल भस्म। तुम प्रवाल भस्म पढ़ो, त्रिदोष शमनम बल्यम विशेष कफ वातानुत, विशेष कफ वातानुत लिखा है। अभी कफ वातानुत लिखा है, दीपनम लिखा है, पाचन लिखा है, दृष्टि निषोधनम लिखा है, क्या लाइंस है, क्षय कासरम लिखा है, रक्त पित्त प्रनाशनम लिखा है, व्हाट लाइंस, कितनी ब्यूटीफुल है प्रवाल भस्म के, लिखा है ना, रात्रि श्वेत पर, वाह व्हाट लाइंस, मतलब। लेकिन मेरे को ना ये लाइन इतना इंप्रेस नहीं करते हैं। मेरे केस में क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे को पित्त का उष्ण और तीक्ष्ण गुण कम करना है। ऐसे ही ये भस्म पृष्ठि रसायन करके एक बुक है योगेश जोशी सर का, तो इसका एक रेफरेंस है। तो उन्होंने बोला है कि प्रवाल पिष्टि अगर तुम बनाते हो तो उसको ज्यादा शीतत्व आता है। तो प्रवाल पिष्टि कैसे बनता है उसका उन्होंने एक दिया है कि रेफरन्स, तयार करून ते वापरले जाते, प्रवाळ भस्म बनविताना अग्नीचा वापर केला जात नाही, प्रवाळ पिष्टि ऐसे सब उन्होंने बोला है कि प्रवाळ पिष्टि ऐसे ऐसे बनता है। और प्रवाळ पिष्टि तुम यूज करते हो ना, तो लास्ट लाइन्स पढ़ो, चंद्रपुटी प्रवाळ हे यामुळे सर्व प्रकारच्या पित्त विकृतीवर उपयुक्त ठरते, विशेषतः तीक्ष्ण उष्ण गुण कम करने के लिए प्रवाल पिष्टि काम करता है, और ये मानसिक कॉज ऑफ रक्त दुष्टि को शायद से ट्रीट भी करेगा। ऐसा मैंने सोच करके उनको बस प्रवाल पिष्टि ही उनके प्रिस्क्रिप्शन में चालू था। एंड कंटिन्यूसली ही वाज टेकिंग दिस ड्रग्स, एंड आफ्टर दिस 3 months with only medicines, with only basmas, see, with basmas मतलब with only oral drugs, he got treated well. He came, मेरे को लगा अचानक से गायब हो गया 1 महीने, मुझे लगा कि पेशेंट भाग गया, ऐसे लगता है ना अपने को, 1 महीना नहीं आया मतलब एक तो ठीक हो गया, नहीं तो दूसरी तरफ दिखा रहा है ऐसा होता है। तो ये 1 महीने बाद आया अचानक से, he said कि everything is gone now and he's perfectly well till now, he's perfectly well, क्योंकि उसके नेक्स्ट 6 months में मैंने प्रवाल पिष्टि चालू रखा है। तो दिस इज अ पुनर्भव अगेन। तो उसको मस्त है, तुम लोग इंप्रेस नहीं हुए ना, मैं तुमको एक अच्छा लाइन बताता हूँ, तुम इंप्रेस हुए क्या, नहीं हुए, हो गए ओके। आशिफा का मैसेज आया मतलब इंप्रेस, शैलेजा बोली बस इंप्रेस्ड, ओके नाउ दिस केस सी तुमको दिख रहा है क्या, इरिथेमेटस लीजन्स था नेक पे, है ना, और फिर पूरा गायब हो गया। ये 8 डेज नहीं, हाँ 27 से ऑलमोस्ट 8 डेज के ट्रीटमेंट में, 8 डेज के ट्रीटमेंट में। अभी इसका भी केस ऐसी है, इसको लीजन्स पित्त कफ है, नेक पे है, और मैं देख रहा हूँ फोटो एक्सपोज साइट्स पे लीजन्स है ना, तो मैंने इसका डायग्नोसिस पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन किया था, क्योंकि फोटो इंड्यूस्ड एंटीजन से एबनॉर्मल एंटीबॉडी फॉर्म होके इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो रहा है, इज नथिंग बट पॉलीमॉर्फोलॉजी मतलब अलग अलग मॉर्फोलॉजी, कभी कभी मैक्यूल, कभी वेसिकुलर, कभी आर्टिकुलर, ऐसा कुछ रैश हो सकता है, रैश। तो मुझे ऐसा लगा ये पीएमएलई का केस है, पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन का केस है। Now see how allopathy is more also important with Ayurveda. You should remember this. This is PMLE case. And अपने लिए क्या है, ये पित्त कफ डोमिनेंट कुष्ठ ही है। तो इनको भी सेम स्वर्णमाक्षी हो गया, प्रवाल हो गया, यशत एंड सारिवा I gave in pudi, in with very little heavy dose because I want to treat him. The itching was very much prominent. So मैंने उनको मस्त दिया। तो 8 days के अंदर see the results are in front of you. बट स्टोरी इधर खत्म नहीं होता है, स्टोरी इधर से एक्चुअली चालू होता है। तुमको पता है पीएमएलई के केस विल अगेन रिलैक्स,
अगेन रिलैप्स। अभी मैंने ऐसा पोस्ट किया, मे बी आफ्टर 1 मंथ अगेन देयर विल बी रेडनेस। तो इसके लिए तुम क्या करोगे, जैसे ही फोटो एक्सपोज होगा वैसे ही दे विल गेट लीजन्स। सनस्क्रीन इज इंपॉर्टेंट वन थिंग, बट अपने पास ऐसा कौन सा भस्म है जो पीएमएलई को मैनेज करके रखेगा या फिर उसका स्किन का इम्यूनिटी मेंटेन रखेगा? तो अगेन प्रवाल पिष्टी, द आंसर वॉज इन योगो जोशी सर का बुक ओनली फॉर अपुनर्व चिकित्सा. देखो काय लिखा, प्रवाळच्या शीत गुणाचा विचार करूनच कडक उन्हाळ्याच्या दिवसात उन्हाने निर्माण होणारी उष्णता बाधू नये व रोग प्रतिकार शक्ती कायम राहावी यासाठी प्रवाळ भस्माचा उपयोग नित्य व्यवहारातही केला जातो. तो ऐसा उन्होंने बोला है, मतलब ऊन का संबंध बोला है ना, तो मे भी मुझे ऐसा लगता है फॉर अपुनर्व ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन आई थिंक प्रवाल पिष्टी शुड बी गिवन फॉर लॉन्ग टाइम. डू यू गाइस एग्री विथ मी और नो? आर यू गाइस कन्विंस्ड और नो? फर्स्ट ऑफ ऑल, आर यू गाइस कन्विंस्ड और नो? तो मुक्ता भी यूज कर सकते हो, बट प्रवाल पिष्टी तो कितना जबरदस्त है प्रवाल पिष्टी. त्रिदोषमनम बल्यम विशेष कफ वातावरण, वाह व्हाट अ लाइन. विशेष कफ वातावरण मतलब सोरियासिस जो वात कफज होता है ना, तो अगेन कफ वातावरण तुम यूज कर सकते हो, विशेष कफ वातावरण त्रिदोषमनम, मस्त मस्त. But a punarvo of PMLE should be with Pravar Pishti. I feel this. This is my logic, but yes, it is right. Again, this is one of my recent case, Pravar Pishti. You can see the lesions are so erythematous. इसका full picture मैं बताऊंगा कभी तो दूसरे कभी लेक्चर में. Pravar Pishti का केस है, अभी recent केस है, and he is going well. ये दोंडईचा से follow up देता है. दोंडईचा is a place somewhere in Khandesh only, and he is giving follow up since last 1 or 2 months. उसका डिक्रीज होता है, देन इट अगेन इंक्रीजेस. तो इसमें भी क्रोध है, इसमें भी पित्त डोमिनेंट हेतु है, इसमें भी मेरे को प्रवाल पिष्टी ज्यादा यूज करना है. आई एम यूजिंग इट अराउंड 60 to 100 milligram is the general dose, but I use 100 milligram for this such cases. 100 milligram per day should be given because the lesions are very much erythematous and रक्तमोक्षण again and again. So this is one more case, and अभी वो improve हो रहा है, देखते हैं. So this is the final report for Praval. Dose should be between 60 to 100 milligram. Anupan should be lesion specific again, and dosh predominance त्रिदोष शमनम बल्यम कफवात. But प्रवाल पिष्टी कैसा है, जो पित्त का उष्ण और तीक्ष्ण गुण कम करता है. बट जनरल प्रवाल कैसा है, कफवात शामक है. अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग और क्योंकि उसमें ज्यादा शीतत्व है ना प्रवाल पिष्टी में, ताकि वो पित्त की तरफ ज्यादा जाएगा. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, मजा तो आता है तुमको, स्किन का सुनने में मजा तो आता है. आई फील someone should take this and एक MD इन स्किन आना चाहिए, मजा आ जाएगा. I'll be the HOD, मैं वो पहले ही पोस्ट पहले फिक्स कर दूंगा. I'll be the HOD of this. तो MD स्किन आना चाहिए. How many of you feel this? Anyways, okay, one more case. अभी माइंड का बात इतना हो रहा है तो मैं ये डिसीज नहीं भूल सकता. मैं तुमको रसमानिक बताया, स्वर्ण मक्षिक बताया, प्रवाल पिष्टी बताया, एंड यशद बताया. अभी एक और केस. Are you guys interested? 150 people, yes, are interested. Now see this 25-year-old female. This is lichen planus case and she got treated well. वो बात नहीं है, ट्रीट कैसा हो वो बात नहीं है. अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें यूज क्या किया. अभी मानसिक कॉज ऑफ रक्तदुष्टि, मैंने तुमको बोला ना कि क्रोध की वजह से मानसिक कॉज ऑफ रक्तदुष्टि होता है. तो मैं तुमको एक और केस अच्छे से बोलता हूँ. सी, दिस इज केस ऑफ माई ब्रदर्स वाइफ. वो भाई होते हैं ना जिनके साथ तुम्हारा जमीन का लफड़ा होता है, वो मामा काका मौसी वगैरह के भाई, वो वाले भाई में से उनकी ही वाइफ. तो शी गॉट दिस लीजन्स अराउंड द फुट. तो एक्सकोरेटेड लीजन्स थे. अभी एक्सकोरेटेड लीजन्स देख के मैं बोला स्कैबिज है. तो मैं इसको स्कैबिज का ही ट्रीटमेंट दे रहा था. बट अगेन आफ्टर 2 weeks ऐसे लीजन्स हो गए. तो ये लाइकेन प्लानस है. फ्लेक्सर, पैप्यूल, वॉइलेशियस, लाइकेन प्लानस, सिंपल रखने का. ये फ्लेक्सर है, इधर पैप्यूल्स है और वॉइलेशियस है, लाइकेन प्लानस. तो दिस वाज अ केस ऑफ लाइकेन प्लानस अगेन. तो अभी कैसे ट्रीट करें इसको, लाइकेन प्लानस को? अपने को आयुर्वेदिकली भी कुछ तो ब्रेन लगाना पड़ेगा ना. आई टेल यू दिस मैन, ग्रेट आनंद धर्माधिकारी सर. मेरा जो फर्स्ट तद्वित संभाषण में मेरा फर्स्ट एज अ गेस्ट स्पीकर लेक्चर था, और मैं ऐसी जैसे मस्ती में लेक्चर ले रहा हूँ वैसे लेक्चर ले रहा था. एंड सर वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी. फॉर द प्रेशर ना, सर के सामने डिलीवर करना बहुत बड़ी बात है. सर वाज सिटिंग, सर वाज क्वाइटली ऑब्जर्विंग, एंड मेरे अच्छे जोक्स फिर सब कुछ पे भी सर कुछ स्माइल नहीं दे रहे, हंस नहीं रहे, स्लाइड्स चेंज हो रहे, सो भी सर का एक्सप्रेशन सेम. एंड आई वाज सो, मतलब मेरे को डर गया था कि यार लेक्चर सही जा रहा है कि नहीं, कि मेरा अभिनव अरोरा हो जाएगा अभी, कि मंच की कोई गरिमा होती है, बेटा आ जाओ नीचे आ जाओ. आई वाज फीलिंग दिस वे कि कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है अपने लेक्चर के साथ. बट व्हेन आई गॉट फ्रॉम द लेक्चर, गेट ऑफ, मतलब बाहर निकला जब मैं, तो वहां पे सर मेरे को मिले.
मंडप के पीछे लेके गए, मेरे को लगा अभी डांटेंगे सर से, ब्यूटीफुल लेक्चर, व्हाट अ ग्रेट लेक्चर। तो सर ने जाते जाते मेरे को एक लाइन बोला कि तू है ना सिम्टम बेसिस ट्रीटमेंट अच्छा करता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 2-3 में तुमको, सर वो तो पूरा चरक बट सर हैज पूरा दिमाग में है। सर ने एक लाइन बोला, मैंने बोला कि तू हेतु पे फोकस कर, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सिम्टम पे बेसिस पे ट्रीटमेंट देने पे ट्रीटमेंट मतलब रिजल्ट्स नहीं आता है। ऐसे रेफरेंसेस सर ने मुझे 2-3 रेफरेंसेस बताया। आई वाज इन दिस हरी कि मैं जाना था, बट सर ने मेरे को रेफरेंसेस बताया तो मैंने सुना। तो फिर मैंने ये जो पेशेंट है ना उसके रिलेटेड एक संप्राप्ति सोची कि मानसिक हेतु ऑफ रक्त दुष्टि जो होता है ना, उसके वजह से रक्त प्रदूषित विकार कुष्ठ हो सकता है। यस और नो? क्योंकि क्रोध एंड फिर रक्त प्रदूषित विकार में कुष्ठ भी लिखा है ना। ऐसे बुद्धिसम, क्रोध प्रचुरता, ये भी मानसिक रिलेटेड डिसऑर्डर्स मेंशन्ड है रक्त दुष्टि की वजह से, बट कुष्ठ भी तो लिखा है, कुष्ठ लिखा है, विसर्प लिखा है, कोट, ये सब लिखा है ना। तो मानसिक कॉज ऑफ रक्त दुष्टि लाइक क्रोध, श्रम कैन कॉज रक्त प्रदूषित विकार लाइक कुष्ठ। और जब तुम मानसिक कॉज ले रहे हो तो तुम रस धातु को भी कैसे भूल सकते हो, चिंता नाम चाहते चिंतनाथ को कैसे भूल सकते हो, क्योंकि रस सारा इज इक्वल टू त्वक सारा। तो ओवरऑल तुमको किस पे फोकस करना है, कि तुमको कुष्ठ पे तो फोकस करना ही है, लेकिन मानसिक कॉज ऑफ रक्त दुष्टि नहीं होना चाहिए, इसलिए माइंड पे भी फोकस करना है। यानी कि ये जो लाइकेन प्लान्स का केस है उसमें तुमको ऐसा ड्रग कोई प्लान करना है जो माइंड पे भी जाए और जो कुष्ठ पे भी जाए, मतलब माइंड और कुष्ठ वाला कोई तो ड्रग तुमको चाहिए, मतलब चाहिए। आई इतना पॉइंट समझा क्या तुमको? इतना पॉइंट समझा? आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस? देखो देखो, लेक्चर तो इंटरेस्टिंग है। अभी देखो देखो, ये मेलाज्मा केस ना, तुम लोग इंप्रेस होते हैं मेलाज्मा से, मुझे पता है, इसलिए मैंने मेलाज्मा डाल, मेलाज्मा केस है, मेलाज्मा दिखा है मेलाज्मा केस। हाँ, मेलाज्मा केस, मेलाज्मा के लिए मैं बोलूंगा, देखो, शोक क्रोधादि कुपित वात पित्तानु मुख्य तनु श्याव अम्लम मंडलम व्यंगम वक्राद अन्यत्र नलिका। शोक क्रोधादि कुपित, मेलाज्मा को भी उन्होंने साइकोलॉजिकल फैक्टर से चालू किया है, और रक्त दृष्टि में भी माइंड रिलेटेड फीचर्स मेंशन्ड है। मतलब माइंड इंपॉर्टेंट है। मैं तुमको ऐसे ही प्रूव कर रहा हूँ कि स्किन डिसऑर्डर्स में माइंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, जब मेरे पास पेशेंट आते हैं ना, 90% ऑफ द टाइम माइंड इज इन्वॉल्व। आई टेल यू 90% ऑफ द टाइम माइंड इज इन्वॉल्व, बहुत सारे टाइम। तो ये कोई पूछता ही नहीं है कि मेलाज्मा, हाँ चलो मेलाज्मा ना, तो मंजिष्ठा भी थानी आया है रेफरेंस वाकबट में, तो मंजिष्ठा भी थानी दे देते हैं, फिर लघु मंजिष्ठा दे देते हैं, ऐसे सब दे देते हैं। नो, शोक क्रोधादि कुपित, वाई उन्होंने पहला लाइन क्यों चालू किया शोक से, वो तुम सोचो। शोक शोक, वाई शोक? तो अगर किसी के इसमें शोक क्रोध आदि कुपित मतलब साइकोलॉजिकल फीचर्स इन्वॉल्व है, तो उनको मेलाज्मा हो सकता है, सिंपल है, दिस इज वाकबट रेफरेंस। तो उनको हो सकता है मेलाज्मा। और क्या, मेलाज्मा छोड़ो, वक्राद अन्यत्र नीलिका, नीलिका मतलब क्या कि फेस को छोड़ के वक्राद अन्यत्र बाकी जगह पे उनको हाइपर पिगमेंटेशन अगर होता है तो उसको नीलिका बोलते हैं, यानी कि लाइकेन प्लानस। मतलब हाइपर पिगमेंटेशन का कोई भी डिसऑर्डर लाइक लाइकेन प्लानस हो गया, मेलाज्मा हो गया, उसमें माइंड इन्वॉल्व है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने तुमको प्रूव किया है विद द रेफरेंसेस। ओके, सो माइंड इज इन्वॉल्व। आर यू गाइज इंटरेस्टेड इन नोइंग द ड्रग नाउ, कि तुमको ऐसा कोई ड्रग चाहिए जो माइंड के लिए जाए, कुष्ठ के लिए जाए, लाइकेन प्लानस को ठीक करे, मेलाज्मा को ठीक करे। मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ लाइकेन प्लानस मेलाज्मा, बट ऐसा ठीक करे, चाहिए ना तुमको ड्रग, दैट इज अबरक। अबरक भस्मा, व्हाट अ ड्रग। मैं तो सारे ड्रग्स के बारे में ऐसे बोलता हूँ, व्हाट अ ड्रग, व्हाट अ ड्रग। तुम भी लेक्चर के बाद ऐसे बोले, व्हाट अ लेक्चर, व्हाट अ लेक्चर। ये अब्रक भस्म है, परम शिशिरम केश्यम, मैंने इसको बालों के लिए भी काफी यूज किया, केश्यम केश्यम लिखा है ना, मैंने केश्य यूज किया है काफी। लेकिन देखो लास्ट सेकंड लाइन में क्या लिखा, प्रीति जनयति, माइंड को तो प्रीति जनयति, मस्त लाइन ना, प्रीति जनयति। और भी तुमको बताओ, अच्छे अच्छे लाइन से लिखा है उसमें, मेध्या भी लिखा है, नेत्र भी लिखा है, फिर बाद में और भी रुचिकर भी लिखा है, स्निग्ध भी लिखा है, चक्ष आयुष्य भी, आयुष्यम अग्रिम ये भी लिखा है, आयुष्यम अग्रिम ये भी इंपॉर्टेंट है। Yes or no? So this all references are very much important with respect to अब्रक भस्म, but with respect to this lecture, प्रीति जनयति, माइंड के लिए काम करता है क्या अब्रक? यस। डिप्रेशन में काम करेगा क्या अब्रक? यस, प्रीति जनयति लिखा है ना, प्रीति जनयति। तो चलो ठीक है, तो इसको यूज करो। लेकिन अब्रक और कुष्ठ का रिलेशन है क्या? पहले तो माइंड के लिए तो तुमने बोल दिया, लेकिन कुष्ठ का रिलेशन है क्या? यस, उसका भी एक रेफरेंस है। तो इन योग रत्नाकर ऐसा बोला है, ये वेल्ल वेश बोला है ना, मतलब विडंग त्रिकटु घृतयुतम, अगर तुम देते हो इसको अब्रक को, तो ये क्षय पांडु संग्रह संग्रहणी शूलम च कुष्ठामयम लिखा है, देखो कुष्ठामयम सेकंड लाइन में। मतलब अब्रक भस्म ये कुष्ठ के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ये माइंड के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर माइंड और कुष्ठ यानी कि पैथोलॉजी तुम्हारा मानसिक कॉज ऑफ रक्त दुष्टि है,
तो अब्रक भस्म तुम्हारा परफेक्ट चॉइस है एंड इट इज प्रूव्ड। हाँ, एडमिनिस्टर कैसे करना है, जीतू 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 इज वेरी मच इन हरी, बट वेट ना, मैं सबका बताता हूँ ना एडमिनिस्ट्रेशन कैसा। लेट्स सी, अंडरस्टूड। अब्रक भस्म प्रूव हुआ कि नहीं, पहले वो बोलो मुझे, तुम कन्विंस्ड हो गया अब्रक भस्म के साथ? मैंने तुमको रेफरेंसेस से प्रूव किया, योग रत्नाकर में लिखा भी है कि तुम त्रिकटु के साथ, विडंग के साथ, घृतयुतम, वेल्लोनमितम सेवितम दिव्या अब्रम शय पांडु संग्रहिणी शूलम च कुष्ठामयम लिखा भी है और देना भी है। पहले तो जीतू, आर यू कन्विंस्ड विद अब्रक भस्म की कुष्ठामयम एंड दिस प्रीति जनयति? मतलब मेलाज्मा में, लाइकेन प्लानस में तुम अब्रक भस्म देना चाहिए। मेरे को ये क्वेश्चन आते हैं, देने का कैसा बता दो, बता दो। एनीवेज सी, और भी तुमको थोड़ा सा इरिटेट करने का, अब्रक फॉर शीत पित्त दे सकते हो क्या? अरे एक रसा अमृत करके बुक है, आई टेल यू दिस बुक, आई हैव दिस बुक, रसा अमृत करके एक बुक है, तो उसमें ना एक शीत पित्तम भी आया है, शीत पित्तम तथा ब्रह्मम अब्रक के लिए आया है। व्हाई शीत पित्त? दिस इज सम रेफरेंस ना, यू शुड कलेक्ट इट। मे बी अपुनर्भव के लिए, शीत पित्त के लिए मे बी यूज होता है क्या, यू हैव टू रिमेंबर समवेयर। तो कैसे तुमको ऐसे अतरंगी इंडिकेशन तुमको शुड रिमेंबर, बट अभी के लिए अब्रक माइंड और कुष्ठ के लिए बेस्ट ड्रग है। नाउ फाइनल रिपोर्ट फॉर अब्रक, इट इज त्रिदोष शामक। फर्स्ट ऑफ ऑल, अनुपान विडंग व्यवश के साथ तुम दे सकते हो इन कुष्ठ, एंड डोज शुड बी बिटवीन 20 to 30 मिलीग्राम पर डे। एंड क्वेश्चन ऑफ G2B, आई टेक इट, अगर रस माणिक्य को तुम अब्रक के साथ देते हो तो वो वातज कुष्ठ यानी कि मेलाज्मा हाइपर पिगमेंटेशन में अच्छा काम करता है। तो तुम रस माणिक्य अब्रक एंड फिर यष्टि भी वर्ण्य है ना, तो तुम उसको वर्ण्य यष्टि के साथ कंबाइन करके अच्छा पुड़ी बना करके उनको दो, और लोकल एप्लीकेशन के लिए मंजिष्ठा विथ हनी दो, तो देखो उसका रिजल्ट कैसा आता है। 70% तक यू कैन रिड्यूस, अदरवाइज मेलाज्मा केसेस आर वेरी टफ टू ट्रीट। आई टेल यू, वो मेलाकेयर या फिर मेलाबेस नाम के जो क्रीम्स है उसमें हाइड्रोक्विनोन, स्टेरॉइड और ट्रेटिनोइड है। वो तीनों जो ड्रग है ना, वो अपने अपने तरह से काम करते हैं, लेकिन वंस यू स्टॉप इट और इफ यू ओवर अप्लाई इट, तो तुम्हारा हाइपो हाइपर ऐसा अजीब सा पिगमेंटेशन हो जाता है। और ये गांव की महिला है, उनको पता नहीं होता है कि कैसे यूज करना है। आई वॉज इन PHC, तो उधर तो मेलाकेयर ऐसा यूज कर देते, ऐसा 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 रगड़ के यूज कर देते। वाई रगड़िंग, नो रगड़िंग, ये रगड़ने से उनका हाइपो हाइपर पिगमेंटेड ऐसा अजीब सा हो जाता है। तो जब तुम्हारे पास आते थे तो ऐसा लगता है हाइपो ट्रीट करना है या हाइपर ट्रीट करना है आज, यू डोंट नो, बिकॉज दैट इज ओवर एप्लीकेशन ऑफ क्रीम्स लाइक दिस, कॉम्बिनेशन क्रीम्स, और इसको क्लिंगमैन्स फॉर्मूला बोलते हैं एलोपैथी। बट यू फॉरगॉट ऑल दिस। Whenever patient comes to you for melasma, Chok Krodari Kupit should be considered. This is one pathology. Other pathologies should be remembered also. But this is one pathology I am proving you. Okay. Are you convinced with the Abrak Basma, Praval Pishti, Ras Manikya, Swarna Makshik? यशत खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ, अभी तो गेम चालू, अभी तो ओरिजिनल लेक्चर चालू है एक्चुअली, पता है तुमको, अभी तो ओरिजिनल लेक्चर चालू है। आर यू कन्विंस्ड विद एवरीथिंग? बट आई विल टेल यू वन मोर केस, वन मोर केस। क्या लेक्चर है यार, मेरे को मजा आ रहा है अंदर से, पता है इतने दिन में बस में सेबोरिक डर्मेटाइटिस। तुमको पता है सेबोरिक डर्मेटाइटिस क्या होता है? कुछ नहीं, रिलैक्स, पहले बोलता हूँ। अगर तुमको छोटा छोटा स्केलिंग 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 आईब्रोज के अराउंड, इनर कैंथस ऑफ आई, नेजोलेबियल फोल्ड, बैक ऑफ द ईयर, फ्रंटल चेस्ट, बैक, मैंने अभी रिसेंटली पोस्ट किया था बैक का पीछे, दैट वाज सेबोरिक डर्मेटाइटिस। तो अगर ऐसा तुमको लोकेशंस पे कुछ मिलता है, एरिथेमा, स्केलिंग, तो दैट इज अ केस ऑफ सेबोरिक डर्मेटाइटिस। सेबोरिया डर्मेटाइटिस क्यों होता है? दैट इज अ डैंड्रफ रिलेटेड डिसीज, यीस्ट की वजह से। डैंड्रफ इज नॉन इंफ्लेमेटरी सेबोरिक डर्मेटाइटिस बेसिकली, एंड देन इंफ्लेमेटरी सेबोरिक डर्मेटाइटिस इज एक्चुअल सेबोरिक डर्मेटाइटिस। सो दिस वाज द फीमेल। और ये देखो इसका बिफोर आफ्टर मैंने एक ही इमेज में डाला है, इंफ्लेमेशन है, डिस्चार्ज है, एंड दिस देयर इज येलोइश plaque, scaly plaque related thing, and the lesion disappeared in not 7 days, 14 days, only 3 days. भस्मा, only 3 days। तो तुम बोलोगे ऐसा कौन सा भस्मा यूज किया है कि 3 days के अंदर लीजन्स गायब हो गया? 3 days के अंदर लीजन्स गायब हो गया। देखो फ्राइडे को नहीं, ये ट्यूसडे को आई, ट्यूसडे और फ्राइडे मेरा ओपीडी होता था, ट्यूसडे को आई एंड फ्राइडे को नो लोकल एप्लीकेशन, नथिंग, ओनली इंटरनल भस्मा, ओनली इंटरनल भस्मा, एंड फ्राइडे तक लीजन गायब। मैं तुमको एक एक बता दो, ये देखो ये भी सेबोरिक डर्मेटाइटिस है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस अगेन, सी द लीजन्स आर एक्चुअली रिड्यूसिंग, इसका भी चेस्ट पे बाकी, बट स्टिल टू कन्विंस यू मोर मैंने एक और डाला है, देखो सेबोरिक डर्मेटाइटिस अगेन। ओके वन मोर, ये मैंने रिसेंटली पोस्ट किया था, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, बट इसका 3 दिन में कैसे गायब हुआ, ये तुम पूछोगे ना मुझे। Are you guys interested in knowing why 3 days and how, what basma, which basma 3 days में कैसे? सस्पेंस रखूं क्या मैं? नहीं, सुनो सुनो सुनो, ये इंटरेस्टिंग है, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग। 3 days में
मजेदार है, मजेदार है। तुम ऐसा ऐसा मत ज्यादा एक्टिंग मत करो, ठीक। देयर इज वन भस्मा व्हिच इज, मैं बोल दूं, मैं इसको ना एज अ एंटी इन्फेक्टिव, मतलब एज ए एंटीबायोटिक यूज करता, अपने पास एंटीबायोटिक है क्या? यस, स्वर्णराज वंगेश्वर, मैं इसको यूज करता हूँ। वंग भस्म क्रोमिक में बहुत अच्छा है, इसलिए स्वर्ण राज वंगेश्वर, तुम इसको पढ़ो। शायद तुम इतना कन्विंस नहीं हो गए ये जो 4 सेंटेंस है कि ये कुष्ठ में यूज होता है कि नहीं, बट देखो श्लेष्मा आमयग्नम, और जब इसका तुम एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे ना, तो उन्होंने ऐसा मेंशन किया ऊर्ध्व जत्रुगत जो श्लेष्मा डिसऑर्डर्स है उसमें स्वर्णराज मंगेश्वर अच्छे से काम करता है। 10,000 में रेफरेंस है, तो ये भी तो ऊर्ध्व जत्रुगत है, स्वाइपोरिक डर्मेटाइटिस, मे बी ऐसा प्रूव हो सकता है, बट इतना कन्विंस नहीं हुए तुम तो, मैं तुमको और कन्विंस करता हूँ। ये लाइन पढ़ो तुम, ये रसतंत्र सार में लिखा है, देखो, अन्य प्रकार से के विष से उत्पन्न चर्म रोगों में स्वर्ण वंग का अच्छा उपयोग होता है। इस हेतु से पुराना पामा, मतलब स्कैबिस पुराना, बार बार होने वाला व्रण, सिक्रेशंस वाला डिसीज को, या प्रस्वेद स्त्राव युक्त ब्यूची, अरुणशिका, डैंड्रफ, दिखा देखा देखो, देखा है ना, डैंड्रफ आदि त्रासदायक और जमकर बैठे हुए त्वचा रोगों में इस रसायन का अच्छा उपयोग होता है। अरे, इससे बेस्ट लाइन क्या होगा? और इसको देने का पद्धति देखो, इस प्रकार के रोगों में 7 दिन तक देवे, फिर 7 दिन छोड़ दे, फिर 7 दिन, फिर बाद में बंद करो। क्या लिखा है उन्होंने? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिसीज, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, जैसे स्टेरॉइड्स में, वैसा स्वर्ण वंगेश्वर में लिखा है। स्वर्ण राज वंगेश्वर, व्हाट अ ड्रग। आर यू गाइस कन्विंस्ड नाउ कि अरुण शिका में मे बी इन्फेक्टिव केसेस में तुम उसको यूज कर सकते हो? देखो, व्रण भी लिखा है, प्रस्वेद स्त्राव युक्त ब्यूची भी लिखा है, मतलब पामा भी लिखा है, इन्फेक्टिव केसेस में तुम इसको ब्यूटीफुली यूज कर सकते हो, ऐसा मेंशन ही किया है उन्होंने। किया है कि नहीं? किया है ना स्वर्णराज मंगेश्वर? स्वर्णराज मंगेश्वर महंगा है सर। जस्ट किडिंग। तो परफेक्ट चॉइस क्यों है पता है क्या? क्योंकि इसके अंदर वंग भस्म, देखो वंग भस्म क्यों पता है क्या? कीटाणुजन्य कर्णपाक होने पर कान में से पुयम निकल कर जहां लग जाता है वहां फोड़े होते हैं, लेकिन कीटाणुजन्य कर्णपाक में स्वर्ण वंग भस्म लिखा गया, वंग भस्म का इंडिकेशन में कीटाणुजन्य कर्णपाक लिखा हुआ है। और ये क्या है फिर? ये कीटाणुजन्य कर्णपाक ही है। तो इतना परफेक्टली बैठा ये डिसीज के लिए, इसलिए 3 डेज में स्वर्णराज मंगेश्वर से रिजल्ट आया। और तुम 60 to 100 मिलीग्राम जा सकते हो, मैंने 100 मिलीग्राम भी दिया है, बट 60 मिलीग्राम तक ही इसको सीमित रहो। सो 30-60 मिलीग्राम तक रखना, बाकी 100 मिलीग्राम 3 डेज के लिए देना था ना, तो सी रीजन्स डिसअपीयर्ड। अभी तुमको समझा कि स्वर्णराज मंगेश्वर क्यों यूज करना चाहिए, पित्त कफ शामा के, समझा ना? और इन्फेक्टिव केसेस में क्यों 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 क्यों। हैव यू गाइस अंडरस्टूड दिस? कहाँ गए सब लोग? है ना? है। वंग भस्म को भी अपन ने प्रूव कर दिया, एंड फिर और तुमको थोड़े से इंडिकेशंस बता दो। जिसको चर्म कील है ना, चर्म कील है, यानी कि मोल्स है, वॉट्स है, तो उनके लिए स्वर्णराज वंगेश्वर 30 मिलीग्राम, यवकशायर 250 मिलीग्राम एंड त्रिफला 250 मिलीग्राम, ये पर डे डोसेज है। देन तुम तरल में मिक्स करके तुम दे सकते हो, ये पर डे डोसेज के साथ तुमको देना है। ओके, ऐसा सब ओवर ग्रोथ में, ये सब ओवर ग्रोथ में तुमको स्वर्णराज वंगेश्वर भी यूज कर सकते हो। तो फाइनल रिपोर्ट कार्ड फॉर स्वर्णराज वंगेश्वर, बुक्स में तो उसका है ना 2-2 रत्ती तक मात्रा लिखा है, बट वी डोंट यूज सो मच, 30 to 60 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम we use. So Anupan is Ela Churna plus honey, Rasatantra Sar is the reference, and Dosha predominance is Kapha Pitta Shamak. Are you guys with me? Swarna Raj Vangeshwar, Abrak Bhasma, Praval Pishti, सवर्ण माक्षिक, यशद, रस माणिक्य, एक एक भस्म और एक केस तुमको समझ में आ रहा है क्या कि कैसे 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 वो मोल्ड हो रहा है डिसीज? Oh, are you guys enjoying? मैंने डाला है। Recently I watched this movie Avesham, such a beautiful movie है, तुम सबको देखना चाहिए Avesham. Yeah, acting and everything is very good. Are you guys enjoying? And particularly I enjoyed this scene. It was so satisfying कि उनको मार रहे थे। Okay, enjoying. अभी थोड़ा सा इंटेंस हो जाएगा लेक्चर। अभी पता नहीं कि लेक्चर इंटेंस, इतना इंटेंस हो जाएगा ना कि तुम थोड़ा सा सोचोगे कि अभी क्या करें। देखो ध्यान से सुनो, अभी तो 150 लोग हो, और अभी नेक्स्ट 30-40 मिनट्स 50 मिनट्स में भी वेरी मच इम्पोर्टेंट। सी ओके सर, वी हैव टाइम ना, तो मतलब अभी है ना 50 मिनट्स है ना? हाँ ओके। सो सोरियासिस इज द डिसीज, ये सोरियासिस है, ये प्लक सोरियासिस है, ये सब लीजन्स तुमको देखने का आदत है कि एरिथमेटस है, स्केली है, सब थिकनेड है, एक्सटेंसर्स पे, फ्लेक्सर पे क्या होता है? एक्जिमा, एक्सटेंसर पे क्या होता है? सोरियासिस।
So psoriasis, this is the lesions for psoriasis. See, this is the psoriasis. Now, अगर ये psoriasis है और तुमको लगता है कि psoriasis है, तो इसको ट्रीट करना तुमको इम्पोर्टेंट है. तो तुम सोचोगे कि ये कफ, ये थोड़ा सा कफ पित्त डोमिनेंट लग रहा है, तो इसको दे देते हैं, स्वर्णवाज मंगेश्वर दे सकते हैं, या फिर इसको यशद दे सकते हैं, रसमानिक दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं. वी नो दिस. ये मार्च में मेरे पास हमारे मैडम के पास आया था एक्चुअली. तो अभी कोई मेरा पोदार हो गया तो मैं बोल सकता हूँ. तो मैडम के पास आया था, मेरे को अच्छा लगा केस है. फिर मैडम ने बोला कि तक्करधारा ना आदित्य करेगा इसका. और हमारे इधर तक्करधारा होता है. क्यों होता है पता है क्या? वो क्योंकि तक्कर में विषद गुण है ना, तो क्लियरिंग प्रॉपर्टीज है, इसलिए वो सोरेसिस में हेल्प करता है. एंड उसमें मुस्तामल की चूर्ण डाल के तक्कर को प्रोसेस करके हम लोग तक्करधारा करते हैं. लेकिन मेरा लेक्चर होता था, ये सब होता था. संडे आई हैव टू गो, तो दिस पेशेंट केम. तो मैंने संडे को बोला सुनो, आप क्या करो, ट्यूसडे आ जाओ ना शाम को. तो वो मंडे आ जाओ ना शाम को. तो वो मंडे आ गया. मैंने जब इतना सुन रहा है तो क्यों ना इसको मैं ढाप लूं. तो इसको मैंने कन्विंस किया कि इसका आपका ट्रीटमेंट मैं देता हूँ. अभी कन्विंस हो गया. फिर ट्यूसडे आया मेरे ओपीडी के दिन. तो इसको मैंने देखा. अभी मैं हेतु ले रहा हूँ. नाड़ी, लाइक आई डोंट गो मच डीपर, बट आई अंडरस्टैंड वात पित्त कफ. नाड़ी वाज कफ डोमिनेंट. एंड हेतु में देयर वाज मधुर रस. ओके, मोस्ट ऑफ मधुर रस. उसको मिठाई खाना पसंद है, रसगुल्ला मिठाई सब पसंद है. तो देयर वाज मधुर रस. एंड नाड़ी भी कफ डोमिनेंट थी. और लीजन्स ना 2 साल से ऐसी ही है, स्टेबल है. अगेन कफ डोमिनेंट स्थैर्य. तो ये कफ 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 मेरे दिमाग में सब ऐसा बज रहा था, ये कफ 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 ही है, ये जो भी है ये कफ है, ये कफ है, ये कफ है. ठीक है. तो इसको मैं ट्रीट करना शुरू किया. And he was again chemical engineer. He's not exposed to chemicals, but somewhat there is a stress because he manages in the refinery. ऐसा होता है. तो वो भी एक इन्वॉल्व फैक्टर है. तो मैंने उसको ट्रीटमेंट देना चालू किया. मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई सेम लीजन्स, जून सेम लीजन्स, जुलाई एवरी मंथ यूज्ड टू कम सेम लीजन्स. अब मैं उसको पूछता था कि कुछ तो फर्क हुआ. तो बोलता नहीं नहीं सर, अच्छा है, कंट्रोल है, कंट्रोल है. पता नहीं वो मुझे हैप्पी कर रहा था कि खुद हैप्पीनेस के लिए बोल रहा था. नहीं सर, से नहीं, नो कंट्रोल, कंट्रोल नाउ, कंट्रोल है, कंट्रोल है. तो वेरी वेल बिहेव, वेरी वेल, बेस्ट पेशेंट आई विल टेल. फिर मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, सेम लीजन, सेम लीजन. आई टू चेंज. मैं स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट ऑफ वेलंकर सर. वेलंकर सर सेड कि इसको दही पापड़ खार ऐसा लोकल एप्लीकेशन हो. तो मैंने दही पापड़ खार भी अप्लाई किया. लीजन जाता था, लेकिन लीजन सेम सेम. फिर आया अक्टूबर. अक्टूबर इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. तो बोला है ना, ये तो कफ डोमिनेंट एक्चुअली, इसके लिए वुमन आइडियल कराना चाहिए था, बट बारिश आया, फिर देन अक्टूबर आया. और कफ के लिए भी वेरिएशन अच्छा है. ठीक है. तो मैंने उसका ना मणिभद्र अवले से एक वेरिएशन सोचा. मणिभद्र अवले से उसका वेरिएशन कराया. लिटरली 20-24 वीक्स आए एंड वो घर गया. ठीक है. उनका ट्रीटमेंट चालू था. महेश ठाकुर सर का एक लेक्चर था, शायद रसहृदय ने पहले अरेंज किया था यूट्यूब पे, वैक्रांत भस्म रिलेटेड. मैंने वैक्रांत भस्म बहुत अच्छे से पढ़ा. देखा कि वैक्रांत भस्म त्वचे भी है, और कुष्ठग्न भी है, और त्रिदोषग्न भी है. तो फिर हम लोग ने सोचा कि इसको वैक्रांत भस्म हम लोग ट्राई कर दे, क्योंकि जो जीर्ण कुष्ठ है ना, क्रोनिक सोरियासिस है, क्रोनिक पेशेंट्स है, और ऐसे ऐसी लीजन्स है, तो उनके लिए ना वैक्रांत भस्म अच्छा काम करता है. एंड वैक्रांत भस्म गोज फॉर ऑटोइम्यून डिसीज बाय द वे, एंड सोरियासिस इज अगेन ऑटोइम्यून डिसीज. सो वैक्रांत भस्म हम लोग ने देने का सोचा. वैक्रांत भस्म दिया उसको, एंड यू सी द रिजल्ट्स. ओके. सो दिस आर द रिजल्ट्स, एंड यू सी कैसा कैसा हुआ. मई, जून, अगस्त, दिसंबर, लिटरली सेम 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 सेम. एंड दिसंबर ओके. तो दिसंबर वो ही वाज वेरी हैप्पी. जैन फेब में आई कंटिन्यूड सेम मेडिसिन. उसको फिर मैंने बंद करने का सोचा मेडिसिन. एंड फिर अप्रैल में फिर से बाउंस बैक हो गया. यही तो है, सब्सिडी का गेम ही होता है. ये सब्सिडी का गेम है. ये सब जो है ना, सोरियासिस, इट्स अ सब्सिडी गेम. सो स्किन डिसऑर्डर्स आर लाइक स्नेक एंड लैडर गेम. तो फिर इसका फिर से रिलैप्स हुआ. और क्यों रिलैप्स हुआ मैं बोलूंगा बाद में, कोई और लेक्चर में. उसका पित्त रिलेटेड रिलैप्स हुआ. अभी वो उसने ट्रैवल करके ही हैज शिफ्टेड इन भोपाल आल्सो, नियर दी ऑयल रिफाइनरी. उसका केमिकल इंजीनियर है ना वो, तो उधर अभी शिफ्टेड है. बट ठीक है, ही इज डूइंग वेल. ओके, ही इज डूइंग रियली वेल नाउ. अभी उसका फिर से कम हो गया है. बट वैक्रांत भस्म मैंने तब यूज किया था कि जीर्ण कुष्ठ जब होते हैं ना, वैक्रांत भस्म यूज करना चाहिए. ठीक है. वन मोर, ये अगेन सी वैक्रांत भस्म, ये भी जीर्ण कुष्ठ था. ओके, अगेन वैक्रांत भस्म. ओह, मेरे लाइफ का सबसे बड़ा नाइटमेयर ये केस है.
इसमें भी वैक्रांत भस्म यूज किया, बट एक्चुअली ही डिडंट रिस्पॉन्डेड. दिस वाज अ केस ऑफ पेम्फिगस वल्गैरिस, ऑटोइम्यून डिसीज है. एबनॉर्मल एंटीबॉडी अटैक्स द डेस्मोसोम्स, ये दो सेल्स है ना बीच में, डेस्मोसोम्स उसको अटैक कर, तो उसको ना बुल्लस लीजन्स आए एंड ही वेंट बैड 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 एंड सो मच बैड कि उसका लीजन्स ऐसे सब हो गए. और मे बी फाइनली वी रेफर्ड हिम बट ही डाइड, मे बी डाइड बिकॉज अगेन वो सेटल नहीं हुआ. तब भी हम लोगों ने वैक्रांत भस्म यूज किया था 10 मिलीग्राम डोसेज पे. वैक्रांत भस्म यूज किया था क्योंकि ऑटोइम्यून डिसीज के लिए तुम वैक्रांत भस्म यूज कर सकते हो. स्टेबल प्लाक सोरियासिस, क्रोनिक सोरियासिस, जीर्ण कुष्ठ पे तुम वैक्रांत भस्म यूज कर सकते हो. कैसे यूज करना बताऊंगा. वन मोर सी, इन्होंने इनको एक्चुअली ट्रीटमेंट अलग दिया है, बट यू सी भस्म का मैं तुमको इंपॉर्टेंस देने के लिए मैं तुमको बता रहा हूँ. देखो, गुड इवनिंग, आफ्टर 2 days of dose I observed itching in my body reduced by 90%. Grateful. I am keen to know the medicines कौन से because she reads a lot of Ayurveda, so she was keen to know what are the medicines. And this is a case, a dangerous case actually. It's a case of dermatomyositis and she is from Chhattisgarh. तो छत्तीसगढ़ से ऑनलाइन एंड अभी भी ऑफलाइन एक हो गया उनका. तो इट्स ऑटोइम्यून डिसीज. अगेन वैक्रांत भस्म विल बी यूज्ड हियर. तो इनको भी स्टार्ट से ना मैंने वैक्रांत भस्म रखा है, प्रवाल पिष्टी और स्वर्णमाक्षी रखा है क्योंकि पित्त डोमिनेंट है अगेन, और फिर बाद में सारीवा रखा है बेसिकली. तो अच्छे से पुड़ी बना करके उनको दिया है एंड शी इज रिस्पॉन्डिंग एक्चुअली. 30-40% द रीजन्स आर रिड्यूस्ड नाउ, बट इट्स अ केस ऑफ डर्मेटोमायोसाइटिस. सो अगेन उनका टाइम तो लगने ही वाला है और डिफिकल्ट तो होने ही वाला है. बट अगेन वैक्रांत भस्म शुड बी यूज्ड वेयर इट इज परम त्वचम लिखा है ना, परम त्वचम लिखा है. देखो देखो देखो, ये मेरे को लाइन बहुत अच्छा लगता है. सेकंड पार्ट में देखो, ये सेकंड लाइन जो है ना, मैंने जो अंडरलाइन किया है, सकल दोष गदापहारी. वाह वाह, क्या लाइन है, जबरदस्त लाइन. देह दाढ़्यकरम, वाह नहीं, देह दाढ़्य, यस 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 यस. ज्वर, कुष्ठ और क्षय, ये 3 इंडिकेशंस तुम वैक्रांत के लिए भूलो ही मत. ज्वर, कुष्ठ, क्षय. सो जबरदस्त जबरदस्त. त्वच, परम त्वच. So this is the dosage for Vikrant Bhasma. It is 5 to 10 milligram, and you should use with Swarnamakshik and Kushtahar Mishran. Kushtahar Mishran can be anything like जो भी कफ पित्त शामक ड्रग्स है. अगर तुमको लगता है लीजन्स वैसा है तो वैसे तुम कुष्ठार मिश्रण तुम्हारे काष्ठ औषधि इसके साथ यूज कर सकते हो. एंड दोष प्रिडोमिनेंस उसका त्रिदोषज है. तो हैव यू अंडरस्टूड द डीपर पार्ट ऑफ वैक्रांत भस्म? Have you understood deep वैक्रांत भस्म? वैक्रांत भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म, यशद भस्म, रस माणिक्य, प्रवाल पिष्टी, क्या स्वर्णराज वंगेश्वर, सारे जो भस्मस है, I am explaining you in great detail that how they are working so beautifully with references. Okay, one more. Oh, ये तो ये तो वही वाला बात है. ये ना, ये क्या है बाय द वे, ये क्या है? दिस इज एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, राइट? एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया. अरे यू गाइस आर विथ मी, कहाँ गए तुम लोग? एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, दिस इज एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया. सो इट इज एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया. I tell you, in your practice, there are 2 types of cases of alopecia which you will see. One is alopecia areata, जिसमें area loss होगा, and second is androgenetic alopecia, receding hairline with subsequent involvement of the crown. वो वाले तुम देखोगे. Androgenetic alopecia में ना prime drug in allopathy is minoxidil. और पता है minoxidil 5%, 10% लोग इतना exploit करते हैं, वो यूज करते हैं उसको कि क्या बोलो. और मैं तुमको एक स्टोरी बताता हूँ, वो अच्छा स्टोरी है. यू इंटरेस्टेड? अभी निकला है तो बोलता हूँ, स्टोरी बता दो. हाँ, मैं जब पोदार में था ना, वी हैड लॉट ऑफ हार्ड वर्क लिटरली. फर्स्ट ईयर पीजी में ना, द दिन का 12 14 बस्तीस दे रहे हैं, पत्र पिंड कर रहे हैं, पिंडो श्वेत कर रहे हैं, और इतना सब करके मैंने यूजी हॉस्टल में, मैं एक्चुअली पीजी हॉस्टल में नहीं रहा था. यूजी हॉस्टल में, पोदार के यूजी हॉस्टल में गया था रहने के लिए. क्यों? क्योंकि पता नहीं, पीजी हॉस्टल में मुझे लगता था कि लोग ने जानवर रहते हैं. अरे वो लोग नहाते ही नहीं थे, उनको शायद ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था नहाने का. मैंने इंट्रोड्यूस करवाया उनको कि ये सब भी है अपने पास, पानी वानी सब होता है, और वो नहाते नहीं थे. मेरे को पूरा रेफ्यूजी कैंप जैसा ऐसा लग रहा था कि मैं तो यहाँ नहीं रह सकता. सिंगल चाइल्ड, नेवर लिव्ड, घर छोड़ के बहुत डिफिकल्ट था. तो आई वेंट टू यूजी हॉस्टल, एंड इन यूजी यू गेट रिस्पेक्ट.
यूजी में तुम सीनियर हो, सुपर सीनियर, यू गेट रिस्पेक्ट। अचानक से कोई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऐसा कर लेता है मतलब लिटरली देयर वाज सो मच ऑफ रिस्पेक्ट कि मैं नहाने जा रहा हूँ, दो लोग बाल्टी लेके आ रहे हैं, एक साबुन लेके आ रहे हैं, तेरा नहीं चाहिए साबुन यार तो वही साबुन। मोशन जाना है तो बोलते हैं कि गया गया हो, अंदर अंदर से बाहर आता था, नहीं नहीं सर का स्टूल निकलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेट सर गो फर्स्ट, कम ऑन, कम आउट। तो सो मच ऑफ रिस्पेक्ट एंड सो मच ऑफ एवरीथिंग वाज देयर इन यूजी हॉस्टल, तो क्यों ना रहना लगेगा मुझे। प्रॉब्लम किधर होता था, इमरजेंसी, इमरजेंसी आती थी, मैं यूजी हॉस्टल से निकलता तब तक इमरजेंसी रेफर हो जाती थी वो प्रॉब्लम होता था, वो दैट वाज द ओनली प्रॉब्लम। तो सीनियर्स टू कम, यूजी हॉस्टल में रहता है सब, तो यूजी हॉस्टल आई यूज्ड टू एंजॉय। बट देखता था रात को 10 बजे के अराउंड ना, एक रूम से हमेशा फुस 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 आवाज आती थी, 10 सवा 10 के अराउंड, जब मैं वॉक करता था। मैंने उसको देखने का कोशिश किया, एक दिन दो दिन इग्नोर किया मैं, तो एक दिन मैंने पूछने की कोशिश किया, तो पता चला कि 3-4 लोग मिलके मिनॉक्सिडिल अप्लाई कर रहे हैं बालों में, मिनॉक्सिडिल। देन आई आस्क्ड देम कि क्या मिनॉक्सिडिल, म्यूजिक लगा है, 2-3 लोग ऐसा डांस कर रहे हैं, मिनॉक्सिडिल अप्लाई कर रहे हैं, एंजॉयिंग द वाइब ऑफ मिनॉक्सिडिल, यू कैन इमेजिन। फिर मैंने पूछा कि तुमको मिनॉक्सिडिल से क्या बाल आता है? बाल मतलब बहुत कॉन्फिडेंट, बाल आता है। मैंने पूछा कब तक यूज करने का उसको, तो बोलते जब तक तुमको बाल चाहिए। ही इज राइट, ही इज एक्चुअली राइट। as soon as you stop minoxidil there can be reverse hair loss। और आज तुमने चालू किया ना, तो 4 to 18 months तक तुम्हारा हेयर ग्रोथ होना चालू हो जाएगा, एंड आफ्टर द 18 months it will remain stable for 3-4 years, but again there will be definition period, that is minoxidil। मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे ऐसे कि शादी तक टिका दो बस, शादी हो जाए फिर क्या, फिर हो गया फिर क्या सो ऐसा भी मेरे पास केसेस आते थे। तो मिनॉक्सिडिल दे दो, मिनॉक्सिडिल हो जाएगा। एंड देयर इज वन मोर ड्रग, फिनास्टेराइड। 1 milligram finasteride is again dihydrotestosterone blocker, dihydrotestosterone blocker, DHT blocker। Actually, more active form of testosterone is DHT, and this DHT doesn't allow blood to flow in the vessel or reach the hair follicle। Basically, उधर क्या हो जाता है, androgenetic alopecia में there is perifollicular fibrosis and calcification, and perifollicular fibrosis और calcification की वजह से there is no enough blood flow reaching them। ब्लड फ्लो ही नहीं है, अगर ब्लड फ्लो नहीं रहेगा तो हेयर ग्रोथ कैसे होगा, सिंपल बात है ना। तो अपने को क्या करना है, रक्त पुरवठा बढ़ाना है, ये डिसीज के अंदर अपने को क्या करना है, ब्लड फ्लो बढ़ाना है। मतलब डीएचटी को रिड्यूस कर सकते हो क्या, तो यू कैन ट्राई। पेरिफॉलिकुलर फाइब्रोसिस कैल्सिफिकेशन को काट सकते हो क्या, यू कैन ट्राई। बट ब्लड फ्लो इंप्रूव करने वाला तुम्हारे पास कोई अच्छा ड्रग है क्या? यस। कौन सा ड्रग है, कौन सा ड्रग है फिर ब्लड फ्लो इंप्रूव करने वाला? उसको अपन थोड़ा सस्पेंस रखे, सस्पेंस रख दे उसको, सस्पेंस। यू नो दिस अल्फ्रेड हिचकॉक सस्पेंस मूवीज का, उसका हम सस्पेंस रख देते हैं फिर। सस्पेंस, सस्पेंस, नो 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 सस्पेंस। ए मेरे लेक्चर को ऐसे मत करो, देख कौन है लेक्चर को ऐसे 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 है, एक ड्रग है। इफ योगेश सर सेज आई विल टेल, अदरवाइज नो। योगेश सर चला है। यस श्योर सर नहीं तो मुझे डीएम आना शुरू हो जाएंगे हाँ तुम भी कासीस भस्म, कासीस भस्म, कासीस भस्म को तुम अच्छे से पढ़ो। रक्त कण इंप्रूव करने के लिए कासीस भस्म इवन इन द औषधि गुणधर्म शास्त्र में मेंशन्ड है। और कासीस भस्म को तुम देखोगे ना, इट इज केशियन, इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल ड्रग एज केशियन। पहले पता है कासिस एक्चुअली डाई के लिए यूज होता था, बिकॉज इट इज सो मच ब्लैक। आई टेल यू, मेरा भी एक्सपीरियंस है कासिस के साथ। मैंने कासिस इवन रसरोदे से भी, तो जब मैं उसका पुड़ी बनाता हूँ ना, तो मेरा पूरा जो बेड है ना, वो पूरा कभी गिर गया ना, ऐसा मैंने स्प्रेड भी किया तो इट टर्न्स ब्लैक, इट इज दैट ब्लैक, इट इज जेट ब्लैक, डेंजरस ब्लैक। सो कासिस भस्म इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल ड्रग, वहां पे तुमको इसके लिए देना चाहिए। क्या पेशेंट्स इंप्रूव होते हैं कासिस भस्म से? आई टेल 30-40%। Side by side you have to do something, maybe PRP GFC will need, या फिर लीच थेरेपी will need, because again blood flow is needed there, obstruction release करके blood flow is needed there। क्या तुम गुरुची जैसा ड्रग यूज कर सकते हो इन रेगुलर बेसिस? इन एरियाटा केसेस यस, क्योंकि कफ और शोणित विबंध प्रशमनाम ऐसे गुरुची में आया ना, तो गुरुची चूर्ण तुम बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज कर सकते हो इन दिस केसेस। तो एरियाटा टोटालिस के केसेस में आई एम यूजिंग लॉट ऑफ गुरुची। तो कासिस भस्म को अब्रक जो केश है उसके साथ एंड रसायन चूर्ण के साथ अगर तुम पुड़ी बना करके देते हो तो 100% वो काम करेगा। बट कितना काम करेगा डिपेंड्स केस टू केस।
So yes, Kasi's Basma can be the choice for hair loss. So इसका भी मैंने GFC भी किया था, लेकिन Kasi's Basma भी दिया था. Yes, you need this, by the way. You need this. This is the instrument which is much needed in your hospitals or clinic, because without this तुम भस्म का पर मिलीग्राम डोसेज कैसे फाइंड आउट करोगे? दिस इज द इंस्ट्रूमेंट. अभी ना मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, पता नहीं कोई तो रहता है जो ना मुझको डीएम करेगा कि इसको बाय कैसे करने का, और बाय किया तो वो अभी तक पहुंचा नहीं है. मैं ये सब नहीं देखूंगा, तो प्लीज तो ये सब देखो. ये दिस इज द इंस्ट्रूमेंट, यू नीड दिस. उसके ऊपर तुम बटर पेपर रखो, उसमें तुम भस्म डालो, एंड देन मिलीग्राम पर डे का हिसाब से तुमको 10 दिन का देना है. सपोज 30 मिलीग्राम इज द डोज एंड तुमको 10 डेज के लिए देना है, तो 300 मिलीग्राम पूरा डालो. फिर उसको खरल के अंदर 300 मिलीग्राम पूरा डालो, फिर उसको चूरना मिक्स करो जितना तुमको करना है, एंड देन खरल करके उसको इक्वल अमाउंट ऑफ पुडीज में उसको दो, तब जाके वो अच्छे से एक्ट करेगा. एंड दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ गिविंग भस्म, पुडी फॉर्मेट. सो यस, आई टेल यू साइड इफेक्ट्स होता है कि भस्म से. तो मैंने तो एक रिपोर्ट बताया, लेकिन मैंने ना बहुत सारे पेशेंट्स का रिपोर्ट्स किया है जिनको एक एक साल तक मैंने रस्मानिक के दिया है, वाइक्रान दिया है, बट उनका कोई क्रिएट हिला नहीं, ना कुछ हुआ. सो देयर आर लिटरली नो साइड इफेक्ट्स इफ यू आर गिविंग विद प्रॉपर डोसेज. यस, यस और नो? Okay, this is very much important. I'll tell you the story behind this. Actually, she is Dr. Deepmala Tripathi, and I was difficult time था थोड़ा सा. फर्स्ट ईयर पीजी में मेरे को है ना, मैंने 20 डॉक्टर्स को पास गया लिटरली, और नो वन वाज टेकिंग मी. मेरे को कोई सिखाने के लिए, पता नहीं क्यों, आई वाज अनलकी और समथिंग. नो वन वाज टेकिंग मी. कल आओ, ऐसा वैसा, नो डरमैट, नथिंग 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 नथिंग. एंड थोड़ा मुझे डिप्रेस्ड हो गया था कि यार मैं सीखूं तो सीखूं कहाँ से. आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग नाउ मोर आयुर्वेदा. पीजी के टाइम पे, यूजी के टाइम पे तो अपन पता है कैसे होता है, आपको पता है, बट पीजी के टाइम पे आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड. आई वाज गिविंग प्रिस्क्राइबिंग ड्रग्स, बट no option. But she used to go to Mahesh Thakur sir, and you know, great Mahesh Thakur sir मेरे इनडायरेक्टली गुरु है, एक्चुअली इनडायरेक्टली गुरु है दीपमाला के थ्रू. एंड शी यूज्ड टू कम फॉर क्लिनिक. तो फिर वो एक ऐसे पर्पसली नहीं, बट ऐसी बातें करते करते बोल देते थे, और मैं इतना घुस गया था तब. तो मेरे को ऐसा था कि एक वर्ड भी लेके मैं कुछ तो कर लूंगा, तो मैं ऐसा कुछ तो लेता था. आई टू रीड 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 अगेन, अप्लाई 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 अप्लाई, एंड फिर बाद में उसका कंक्लूजन पे आता था कि ये भस्म इधर काम करता है. क्योंकि पेशेंट्स मेरे पास, सपोज अगर 100 पेशेंट्स आ रहे हैं, तो धीरे 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 दे टू कम लाइक 30-40 पेशेंट्स इन अ डे मैंने देखे पोदार में. मेरे पर्सनली 30-40 पेशेंट्स, बिकॉज इट इज ऑल भस्माज एंड एवरीथिंग, जो फास्ट 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 रिजल्ट्स एंड फास्ट फास्ट अप्रोच. तो मेरा जो अप्रोच है ना, वो ग्रेट महेश ठाकुर सर एंड दीपमाला से चेंज हुआ. फाइनली मेरे को वेलनकर सर ने लिया भी. तो ये तीन मेरे जो गुरु है, तो उन्होंने उनसे मैं धीरे 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 कैसे कैसे सीखा हूँ. एक्चुअली क्या हुआ था कि एक बार मैंने समीर पन्नग यूज किया था अर्टिकेरिया के लिए, तो कफो अच्छा मगे ना, तो समीर पन्नग यूज किया मैंने, और मैंने दीपमाला को आके बोला कि समीर पन्नग दिया मैंने, मस्त 3-4 दिन में 6-5 दिन में उसका इचिंग रिड्यूस हो गया. अच्छा, समीर पन्नग आया है क्या कहीं? ऐसी उसका एक स्टाइल है, समीर पन्नग आया है क्या कहीं इसमें? तो सेठ की आम पाचक भी है, कफो शामक भी है, यूज कर सकते हैं उसको अर्टिकेरिया में. अच्छा, यूज कर सकते हैं क्या? तो ऐसा मेरे को डाउट डाल देते. मेरे को लगता था कि यार मेरे को कुछ कम आता है क्या, तो फिर आई यूज्ड टू स्टडी वेरी हार्ड. सो यू शुड हैव गुड फ्रेंड्स फॉर दैट. तो समीर पन्नग इनिशियली यूज किया था, देन फिर रसमानिक की यूज किया, देन फिर स्वर्णमाक्षी, यशद, ऐसा धीरे 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 यूज कर रहा है. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दीपमाला कि इनडायरेक्टली भी मैंने बहुत धीरे धीरे सीखा. एंड देयर आर पीपल अराउंड यू ओनली जो इनडायरेक्टली बहुत बहुत कुछ 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 सिखा देंगे. और आई टेल यू विद दिस, मुझे एक नाम भी मिला मेरे फेलो मेट से कि वैद्य पुड़ीकर, क्योंकि मैं हर पेशेंट्स में टू गिव पुड़ी पुड़ी एंड पुड़ी पुड़ी. आई वाज सो ऑब्सेस्ड विद द पुड़ी. I enjoy that name because still I continue even if patient is waiting for 10 minutes, no problem. I give pudis, I give bhasmas to them for better results. There are no side effects literally. If at all there are some conditions like CKD and all, you're giving bhasmas, not allowed, but generally there are no side effects if you're using it with milligram dosage. So yeah, so this was this my this is a giant physician वेलुनकर सर एंड HB सिंह सर. दादी मेरी है, अभी क्लिनिक मेरा ओपन हुआ है. सो राधा कृष्ण क्लिनिक एंड पंचकर्मा सेंटर दादर वेस्ट में, सुगी सदन. तो तुम पेशेंट भी भेज सकते हो एंड आ सकते हो. ओके, ऑल्सो ग्रेट थैंक यू टू योगेश पांडे सर and Parth Kale sir for allowing me
टू स्पीक एंड जो भी मैंने बोला वो एक्सपीरियंस्ड बेस्ड बोला है, केस बेस्ड बोला है, और आई होप तुमको अच्छे से समझ में आया होगा. एंड आई टेल यू लाइक मेरे 3 दिन अभी मैं 2 नाइट से आई एम स्टडिंग कंटिन्यूअसली फॉर दिस एंड सो मेनी बुक्स आर देयर, वो सब है. बट आई टेल यू वेरी मच इम्पोर्टेंट माय पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल, लाइक इफ यू आर बिहाइंड समथिंग ना, तो वो सक्सेसफुल होने ही वाला है. वो नहीं, रिजल्ट का चिंता मत करो, सक्सेसफुल कंसिस्टेंटली वर्क 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 वर्क, बोरिंग 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 बोरिंग, बट कंसिस्टेंटली डू सेम थिंग. इवन इफ आई एम नॉट गेटिंग रिजल्ट्स ना, if I am confident enough, I continue the same medicine. 15 दिन बाद वो बोलेगा कि नहीं फर्क हो, सेम मेडिसिन अगेन. If you are confident enough, don't change your medicine. Because मैंने वो सोरियासिस के chronic cases में भी देखा है ये सब. Continue same medicine. And lastly, I'll say hetu is more important than the symptom based treatment. Consider the hetu, which dosh hetu is there, and then consider the symptom based doshas. Consider the which dhatu is more involved. रक्त धातु तो involved है क्योंकि ये है, but also consider the other factors कि और कौन सा धातु भी इसमें involved हो सकते हैं. And finally, I'd say thank you everyone for patiently listening to me. Sunday morning 9 बजे भी lecture full था. I'm very much glad to it. And thank you Yogesh sir, thank you Patkale sir for this. थैंक यू सो मच सर. जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि आपने ट्रेलर्स इंस्टाग्राम पे बहुत देखे होंगे सर के सेशंस के, बट ये फुल ब्लॉकबस्टर मूवी था जो अभी आप फॉर्चुनेटली ये 150 लोगों को आप अटेंड कर पाए लाइव. सो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस सेशन. मैं जल्दी से आपके डाउट्स की तरफ. Okay. Your doubts and all you can. यस. जो भी अभी है ऑडियंस वो चैट बॉक्स में अपना मैसेज डाल सकते हैं. कुछ पहले जो आए हुए हैं क्वेश्चंस को मैं लेता हूँ इस टॉपिक से. सर फर्स्ट क्वेश्चन था कि इम्पोर्टेंस ऑफ शोधन इन स्किन डिसऑर्डर्स और उसका सीक्वेंस क्या रखना चाहिए कि स्टार्टिंग में ही क्योंकि पेशेंट को रिलीफ चाहिए होता है. सो रक्तमोक्षण जैसे चिकित्सा हम तो तुरंत करके उसको उपशय दे सकते हैं, बट अगर हमें विरेचन या हमन प्लान करना है सो उसका प्लानिंग करने के लिए स्टार्टिंग के कुछ डेज लगते हैं. सो उसके पहले क्या हमें शमन चिकित्सा शुरू करना देनी चाहिए या फिर डायरेक्टली शोधन से ही जंप करना चाहिए? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का कि शोधन और स्किन डिसऑर्डर्स में कैसा इंपॉर्टेंट है. सो देयर इज अ रेफरेंस इन चरक सूत्रस्थान ओनली कि दोषा कदाचित कुप्यन्ति गीता लंघन पाचने, बट वंस यू ट्रीट बाय शोधन न तेषाम पुनरुद्भव हैज बीन मेंशन्ड कि डिसीज रिलैप्स ना करे, फिर से ना हो इस वजह से, और डिसीज रेमिशन में हो, इसलिए तुमको शोधन इंपॉर्टेंट है. और इतना ही इंपॉर्टेंट शोधन है ये कैसे पता चलता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो पक्षात मासात 6 महीने में रक्तमोक्षण, 15 दिन में वमन, ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि शोधन इंपॉर्टेंट है स्किन डिसऑर्डर्स में, इसलिए उन्होंने अलग से मेंशन किया है. और शोधन इंपॉर्टेंट है फॉर एनी डिसीज, इसलिए चरक सूत्र सर ने मेंशन किया. तो सेकंड पार्ट की कैसे अप्रोच रहना चाहिए शोधन चिकित्सा का. तो आई ऑलवेज वेट फॉर द राइट टाइम, वेट फॉर द राइट ऋतु, वेट फॉर द दोष उत्क्लिष्ट है तो फिर आई प्लान फॉर शोधन डायरेक्टली. बट अगर नहीं है और मुझे लग रहा है कि शमन से इजीली मैनेज हो सकता है, और फिर मैं उसको, अभी कैसा है बारिश में है तो मैंने हार्डली किसी को विरेचन बोला है, क्योंकि वर्षा ऋतु का एक विरेचन योग आया है चरक में, तो मैं वो उससे विरेचन करा सकता हूँ. बट अननेसेसरी अगर मैं अक्टूबर नेसेसरली अगर मैं अक्टूबर में करूंगा तो उसका ज्यादा इफेक्ट रहेगा, अगर वो पित्त डोमिनेंट और रक्त डोमिनेंट डिसीज है तो ऐसा मुझे लगता है कि वेट फॉर द राइट टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल. And if it is managed by Shaman Chikitsa, mostly it is managed by Shaman Chikitsa, you can continue the Shaman Chikitsa. But Shodhan has got importance with respect to skin disorders, as reference says. But mostly, I prefer giving Virechan because Rakta Pradosha Vyadi ka treatment में Virek उपवास श्रावण शनित से है, तो Virechan और Rakta Mokshan is can be done for कुष्ठा. And also, अगर कफ डोमिनेंट है, सीवियरली कफ डोमिनेंट है, और तुम मार्च अप्रैल फेब में अगर पेशेंट देख रहे हो वसंत, तो फिर तुम वमन भी अप्रोच कर सकते हो. ओके सर.
सर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा था कि रिलेटेड टू केस टेकिंग और डायग्नोसिस स्किन डिसीजेस रिलेटेड, हम्म, सो इसमें क्या चीज या क्या हेतु स्पेसिफिक जो कॉमनली आपने एक्सपीरियंस किया है जो मोस्टली वैद्य डॉक्टर्स मिस कर देते हैं, ऐसे कुछ फाइंडिंग्स है जो यूजुअली मिस हो जाते हैं बट आपके केसेस में वो प्रोमिनेंट रहे हैं, और बेसिकली किस ऐसा कुछ पैटर्न हम स्किन डिसऑर्डर्स के लिए डिजाइन कर सकते हैं केस पेपर का जिसमें ऐसा कुछ मिस ना हो, तो ओके। ऐसा कुछ सो करते फर्स्ट हैं। ऑफ ऑल मोस्टली है ना डायग्नोस्टिक ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बट वी यू यूजुअली डोंट गिव इंपॉर्टेंस टू डायग्नोसिस, तो ऑलरेडी डायग्नोस केसेस अपने पास आता है इस वजह से। बट मुझे ऐसा लगता है कि पेपर में ये 5 चीजें होनी चाहिए कि वो लीजन किधर है, फर्स्ट ऑफ ऑल साइट, फिर देन उसका मॉर्फोलॉजी कैसा है, फिर उसका ड्यूरेशन क्या है, एंड फिर बाद में वो एसोसिएटेड फीचर्स क्या लेके प्रेजेंट हुआ है। ये 4-5 चीजें तुमको चाहिए टू डिलीनिएट विद रिस्पेक्ट टू एलोपैथी। नाउ इन आयुर्वेदा तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम 27 जो चैप्टर चरक सूत्र 27 28 चरक सूत्र स्थान का, जहां पर आहार के बारे में मेंशन्ड है, वाग्भट का जो आहार का चैप्टर है आहार द्रव्य का, फिर बाद में इवन सुश्रुत का, तुम उसको रट्टा मार लो, बिकॉज यू शुड नो कि कौन सा भाजी, कौन सा दोष, कौन सा क्या, यू शुड रिमेम्बर दिस कि उसके आहार में तुमको कुछ मिलता है क्या, फर्स्ट थिंग। देन व्हाट अबाउट विहार पर्पस, तो विहार पर्पस में मुझे है ना मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं स्किन डिसऑर्डर देख रहा हूँ तो मेरे को मानसिक कॉज ऑफ रक्त दृष्टि की जो मैंने कारण बोले ना, क्रोध श्रम, ये मुझे ज्यादा मिलता है। फिर बाद में चिंता एक मुझे ज्यादा मिलता है। और अगर फर्स्ट फॉलोअप में वो मिस हो जाता है तो सेकंड और थर्ड फॉलोअप में वो पकड़ा ही जाएगा, क्योंकि हम लोग और डिग आउट करते हैं पेशेंट्स में अगर रिलीफ नहीं हो रहा है तो। जैसे एक एग्जांपल मैं तुमको देता हूँ, मैंने एक केस अभी बताया, हाइपर पिगमेंटेड लीजन था, उसको स्वर्णमाक्षिक विद गंधक रसायन देना चाहिए, हाइपर पिगमेंटेशन है एरिथेमेटस रीजन्स में तुमको देना चाहिए। अभी दूसरा बात तुमको ऐसा बोलता हूँ, उसको मैंने वैसे ही दिया, सब कुछ किया, बट वो मेरे को फर्स्ट विजिट में बोलता है कि मेरे को यूरिन से स्मेल आता है, अभी 40 है, अनमैरिड है, और वो आता भी था, डॉक्टर, हाँ डॉक्टर, मतलब तुम्हारा ब्लड निकलता नहीं, नहीं डॉक्टर, ही सो मच ऑफ स्केर्ड, उसका सत्व इतना कम है, जब तक सत्व स्ट्रॉन्ग नहीं तब तक स्किन डिसऑर्डर्स में रिजल्ट नहीं आता है। तो उसका मैं ना ये फर्स्ट में इग्नोर किया कि मे भी उसको साइकोलॉजिकली उसको लगता है कि स्मेल आता है, स्मेल क्या है। तो सेकंड फॉलोअप में लीजन्स एकदम सेम थे। सेकंड फॉलोअप में मुझे लग रहा है कि यार ये बार बार बोल रहा है यूरिन का, तो आई शुड कंसिडर चंद्र प्रभा, उसको दिया स्थानिक क्लेद पाचन के लिए, और बाकी सेम मेडिसिन कंटिन्यू करे। फिर नेक्स्ट फॉलोअप में उसका यूरिन का स्मेल कुछ कम नहीं हुआ, लेकिन लीजन्स रिड्यूस हो रहा है, मे बी वो भी कम हो रहा होगा, बट लीजन्स रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा है कि जब तक मल पाचन नहीं करते तब तक दोष पाचन नहीं कर सकते, ऐसा थ्योरी है। तो बहुत बार ऐसा मिस हो जाता है, लेकिन सेकंड और थर्ड में अगर वो विजिट करता है तो डेफिनेटली पिकअप हो जाता है। और भी एक एग्जांपल है, लेकिन अभी अपन और कभी डिस्कस करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जब मिस हुआ और फिर पकड़ा। और योगेश सर, ओके, और कुछ? हम्म, इस पेडियाट्रिक केसेस में स्किन डिसऑर्डर्स, हम्म, ये रिलेटेड कोई एक्सपीरियंसेस जो आपने भस्मा से सॉल्व किए हो या फिर ओवरऑली आयुर्वेदिक चिकित्सा से जिसमें अच्छा उपशम मिला हो, क्योंकि पेडियाट्रिक केसेस भी बहुत आते हैं और उसमें ये ज्यादा होता है कि हम पेशेंट को डायरेक्टली उसका सत्व चिकित्सा नहीं कर सकते क्योंकि वो बच्चा होता है, हम्म, उसे वो इचिंग या कंडू जो भी है उससे जल्दी रिलीफ मिलना चाहिए। सो उनके पेरेंट्स का भी यही कंसर्न होता है कि हमने आयुर्वेदिक चिकित्सा ऑप्ट तो की है बट क्या उससे जल्दी उपशम मिलेगा हमें। सो इस रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस शेयर करता है। अभी ये एक्चुअली दो केस है मेरे पास, एक 13 ईयर और एक 10 ईयर है, दोनों को ऑटोपिक डर्मेटाइटिस है। तो उनमें मैं भस्म 1/4 अमाउंट में यूज कर रहा हूँ, एंड वी कैन डेफिनेटली यूज। अभी एक लड़की है जो वलसाड़ गुजरात से कंसर्न करती है, 13 साल की बच्ची है, उसका लीजन धीरे धीरे रेड्यूस हो रहा था, ऑटोपिक डर्मेटाइटिस था, थिकेंड। अभी हुआ ऐसा कि उसको एग्जाम आया, सोचो तुम 11-12 साल में स्ट्रेस, सोचा एग्जाम आया, मे बी उसको स्ट्रेस हुआ फर्स्ट आने का, फिर कुछ हुआ पता नहीं, उसके लीजन से पानी आने लगा, डिस्चार्ज होने लगा। फिर उन्होंने कॉल किया कि लीजन रेड्यूस हो रहा था लेकिन अभी पानी बहुत बढ़ गया है सब। तो फिर देन आई गेव रसा सिंदूर थोड़ा सा करके उनको दिया। फिर 8 डेज में उनका रिजल्ट्स काफी ठीक ठाक हो गया। तो ऐसा होता है। तो फिर क्या करना चाहिए कि तुमको भस्म देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो तुम 1/4 अमाउंट में मैंने यूज किए है, और अबाउट 10 ईयर्स तुम करने में कोई इशू नहीं है। बट एक और कॉन्सेप्ट है जो मुझे भी करनी चाहिए, तुमको मैं बोलता हूँ, भस्मोस को सूक्ष्मीकरण करके तुम दे सकते हो। तुमको सूक्ष्म कल्पना
जो प्रभु सर की, इफ यू आर अवेयर ऑफ कि तुम एक भस्म को मतलब लैक्टोज पाउडर, ग्लूकोज पाउडर के साथ सूक्ष्मीकरण करके, जैसे सूक्ष्म समीरपन्नक, सूक्ष्म रसमानिक्य, सिंगल सिंगल फॉर्मुलेशन तुम उनको दे सकते हो। अगर तुमको यूज करना है तो उसका साइड इफेक्ट्स एंड कॉम्प्लिकेशन आर नथिंग, अगर ऐसा करके देते हो तो। सूक्ष्मीकरण के बारे में जो एक पूरा जो प्रोसेस है वो इफ योगेश सर विल शेयर टू यू, बट यस दैट इज वन पॉसिबिलिटी वेयर यू कैन गिव भस्मस विद द हेल्प ऑफ सूक्ष्मीकरण। कासिस भस्म डरने का क्यों? कासिस भस्म 350 500 मिलीग्राम तक दो पर डे, नो प्रॉब्लम। सो यस सर। और एक क्वेश्चन सर इससे रिलेटेड था कि घृतपान या स्नेह हम्म, बिफोर पंचकर्मा और नित्य घृतपान भी कुछ केसेस में आए हुए हैं। सो उसके कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिनमें घृतपान ने बहुत अच्छा रोल किया हुआ फर्स्ट या केस देने जो में। था ना इरेक्टोडर्मिक सोरेसिस का, तो उसमें घृतपान ने भी काफी अच्छा रोल प्ले किया, क्योंकि वातत्रेशु सर्पी बोला है उन्होंने चिकित्सा स्थान में। तो हम लोग ऐसा नहीं कि 10-20 ml, 40-40 ml वी हैव गिवन ग्रोथ, और वी हैव गिवन प्रोसेस्ड ग्रोथ की उसका वात शामक मतलब मधुर विपा की जो भी ड्रग्स होंगे, जैसे आरगवद हो गया, सारिवा हो गया, यष्टि हो गया, तो ऐसा सिद्ध ग्रोथ उसको दिया, सिद्ध ग्रोथ से उसका पिजिचिल किया। तो ऐसे से हमको रिजल्ट आया, क्योंकि वातत्रेशु सर्पी उन्होंने मेंशन किया, तो डेफिनेटली वो ट्रू है ही। सेकेंड बात ऐसा कि गुरुत्वपान नित्य के लिए तुम डेफिनेटली दे सकते हो। अभी अगर तुमको पुड़ी देना है तो पुड़ी और सूक्ष्म स्रोतोगामी जाए, इस वजह से तुम उसको घृत के साथ दे सकते हो। और घृत भी फिर तुम ऐसा यूज करो, जैसे अगर पित्त डोमिनेंट लीजन्स है और महातिक्त का तुमको पता है कि उसमें अम्ल की स्वरस है ज्यादा, तो अगेन वो पित्त लीजन्स के लिए काफी अच्छा जाएगा। तो तुम घृत के साथ पुड़ी दे दो तुम्हारा, तो और ज्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड देन कंटिन्यू घृत, अपनर्वो के लिए कंटिन्यू घृत 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 घृत। एंड देन समटाइम्स यू कैन नित्य उनको एक एक महीने में एक दो चार एक पिल्स दे दो, या फिर एक छोटा सा विरेचन दे दो। देन अगेन कंटिन्यू ग्रोथ, क्योंकि विरेचन रक्त मोक्षण से थोड़ा सा बात बढ़ता है, तो कंटिन्यूअस। और दूसरा ग्रोथ का ऐसा एक्सपीरियंस है कि कभी कभी तुम पहले से दो अग्नि अग्नि आम ये सब एसेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों क्या होता है कि तुम घृतपान देते हो और अजीर्ण हो जाता है, स्नेह अजीर्ण हो जाता है। ये भी केसेस मेरे एक अर्टिकेरिया का जो फर्स्ट पेशेंट था, तो उसमें स्नेह अजीर्ण हो गया था, नौशिया, वॉमिटिंग, हेडेक, ये सब सिम्टम्स थे। एंड ही वेंट इनटू स्नेह अजीर्ण, फिर उसको तकरैन ऑल दिया, सब से उसको रिड्यूस किया। तो ऐसा भी केसेस मैंने देखे हैं। तो डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद इट, बट यू कैन यूज इट। राइट राइट। सर एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, मे बी बहुत बार सुना होगा, बट मुख पीटिका या तारुण्य पीटिका के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है। सो उसके लिए आप कुछ शॉर्ट में बता सकेंगे कि उसका डायग्नोसिस या बेसिक चिकित्सा क्या करनी चाहिए? जो ड्रग्स है अपने इसके लिए, एक्ने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेदो गर्भ है, तो मेदो विनाशिनी आरोग्यवर्धिनी तुम एनीवे दे सकते हो। अगर वो नोडुलर है, सिस्टिक है, तो डेफिनेटली यू कैन गिव। प्रॉब्लम इज नॉट डिक्रीजिंग द सिस्ट और पेपिलर और पस्टुलर एक्ने, प्रॉब्लम इज डिक्रीजिंग द पिगमेंटेशन एंड पिटेड स्कार्स, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। फिर इनिशियल फेज में मैं अभी आजकल लास्ट 1 मंथ से स्वर्णराज मंगेश्वर यूज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो कफ पित्त शमक है फर्स्ट, नोडुलर सिस्टिक पेपुलर पस्टुलर एक्ने के लिए वो परफेक्टली बैठता है। वंग क्रोमिग्ना एंड सब परफेक्ट परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। स्वर्णराज मंगेश्वर को तुम फिर गुड़ची के साथ दो, या फिर तुम वापस गंधक रसायन उसमें क्रश करके डालो एंड फिर गुड़ची ऐड करके उसको मस्त పొడి बना करके दो, तुम ये भी कर सकते हो। तो बहुत बार तुम्हारे ये भस्म और ये सब ट्रीटमेंट्स है 1 महीने के अंदर सेटल होता है, और 3 मंथ्स उसको पूरा जाने में लगता है, ये तुमको पता होना चाहिए। फिर दूसरा, तुम एक अगर पित्त रक्त अवस्था है तो तुम लीच भी अप्लाई कर सकते हो, ये भी तुमको याद रखना है। एंड थर्ड, जाने के बाद भी, क्योंकि 24 आवर्स 24 ईयर्स के बाद उसका धीरे धीरे जैसे जैसे अडल्टहुड लेट अडल्टहुड आएगा, वैसे वैसे उसका एक्ने खुद ब खुद कम हो जाएगा। बिकॉज अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन दी DHT which stimulates the sebaceous gland, sebaceous overactivity, bacterial colonization and acne formation. So these are the steps which are there. तो तुमको उस पर भी ध्यान रखते हुए ट्रीटमेंट देनी है DHT पे। तो अगेन फिर शुक्रगत जाने वाला ड्रग है, तो वैसे ही स्वर्णराज मंगेश्वर मैंने चूज किया था, तो ऐसा मुझे लगता है। बाकी आरोग्यवर्धन त्रिफला गुगुल विल एनीवे वर्क, लघु मंजरी विल एनीवे वर्क, स्वर्णराज मंगेश्वर विल वर्क। देन स्कार्स और पिगमेंटेशन होने के बाद उसको फिर तुम व्यंग और नीलिका जैसे ही अप्रोच करते जाओ कि तुमको उधर कौन से ड्रग्स मिलते हैं जो पिगमेंटेशन रिड्यूस करने वाले हैं। अगर स्कार्स हो गया तो तुमको गड्ढा है तो गड्ढा भरना है, तो तुमको मॉइस्चराइजर कुछ चाहिए, तो शतदूत तुम्हारा परफेक्ट चॉइस हो जाएगा। ऐसा है।
राइट राइट सर। सर एक लास्ट का क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा कि पेशेंट ऑलरेडी डायग्नोस होके आता है मोस्टली वैद्यों के पास। सो जो भी स्टेरॉयडल या कोई भी क्रीम ऐसा कुछ वो अप्लाई करके आता है तो वो एज अ हेटू भी बहुत बार देखने को मिलते हैं ओपीडी में। सो और एक इसी के साथ ही ऐसा भी आता है कि लोगों को दोनों ट्रीटमेंट चाहिए होती है, मतलब वो बोलते हैं कि हमें एलोपैथिक भी कंटिन्यू रखना है बट साथ में आयुर्वेदिक भी लेना है। सो इन केसेस के साथ कैसा डील करना चाहिए? तो ऐसे केसेस के साथ मत डील करो। पहले तो तुम एलोपैथी उनका बंद करना ही जरूरी है, क्योंकि अभी मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ। वो जो नॉन हीलिंग अल्सर की केस है ना, तो वो है ना रोज स्टेरॉइड खा दिया। अभी स्टेरॉइड विल डिले द वुंड हीलिंग, एंटी फाइब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी दिखाएगा स्टेरॉइड। तो तुमको स्टेरॉइड टेपर करना जरूरी ही है उधर। तो उनको एक्सप्लेन करना और काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। तुमको स्टेरॉइड, साइक्लोफॉस्फेमाइड, माइक्रोफेनोलेट जैसे ड्रग्स यू हैव टू रिड्यूस एंड स्टॉप इट। मोस्टली मैंने देखा है कि लोकल एप्लीकेशन से ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हुए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं। क्योंकि लोकल एप्लीकेशन से ज्यादा घिसोगे तो टेलेंजेक्टेसिया, ब्लड वेसल विल बी विजिबल, और देयर कैन बी स्किन स्ट्राया, स्ट्राया गिरना चालू हो जाएगा, और हाइपोपिगमेंटेशन हो जाएगा स्टेरॉइड इंड्यूस्ड। तो ये सब भी मैंने केसेस देखे हैं लोकल एप्लीकेशन से। अभी उसको ठीक करना थोड़ा टफ जाता है, लेकिन बंद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टेरॉइड को तुम डायरेक्टली बंद मत करो। फर्स्ट ऑफ ऑल टेपर इट। बीडी है तो ओडी करो, फिर बाद में ऑल्टरनेट डे करो, फिर ट्वाइस वीक करो, फिर वंस वीक करो, एंड फिर 2 वीक में एक बार करो, और फिर आधी करो, फिर बंद करो। ये धीरे धीरे, नहीं तो एडिसोनियन में चला जाएगा पेशेंट। ये भी मैंने पेशेंट देखे कि एडिसोनियन फीचर्स में भी पेशेंट चला जाता है अगर तुम बराबर से उसको ट्रीट नहीं करते हो तो। पहला वो है, और दूसरा वो ये भी लेना चाहता है, वो भी लेना चाहता है। तो दो चीज हो सकता है। तुम पहले उनको बोलो कि इट्स योर चॉइस, तुमको वो लेना है तो हम तो हमारा ट्रीटमेंट हमारे तरफ से दोस्त दुष्ट करके हम हमारा देंगे, वो तो करना है। लेकिन काफी बार तुमको बंद करना जरूरी होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, क्योंकि एज अ साइड इफेक्ट और एज अ हेतु वो तुमको मिलता है। वो विष एक हेतु तुमको मिलता है उसमें। यस। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा, सॉरी आपका ओपीडी का भी टाइम हो रहा है बट ये एक लास्ट क्वेश्चन लेके हम एंड करेंगे। लाइकन प्लैनेट के बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि उसके बारे में कैसा अप्रोच होना चाहिए। सो उस बारे में कुछ शॉर्ट में आप बता पाएंगे? फर्स्ट, एक संप्राप्ति मानसिक कॉज ऑफ रक्त दुष्टि जो मैंने लेक्चर में बोला। और पहले जो लीजन्स होते हैं लेकिन को एरिथेमेटस होते हैं, लालम लाल होते हैं, तो वो पित्त कफ डोमिनेंट होता है। तो तुमको साम पित्त भी उधर कंसिडर करना है। तो अगर मतलब साम पित्त जैसा है, मतलब लाल है, तो उधर फिर तुम सूचेकर कामदोदा ऐसे सूचेकर जैसे, सॉरी, सूचेकर जैसे ड्रग्स दो, वो साम पित्त जैसा है। और अगर क्रोनिक है, हाइपरट्रॉफिक है, हाइपर पिगमेंटेड है, तो फिर उधर रसमानिक के जैसे ड्रग्स तुमको देने हैं। तो दो पैथोलॉजिस्ट जनरली मैंने देखा है कि एक साम पित्त वाला, एक मानसिक वाला, रक्त दुष्टि वाला। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम लीजन चला भी जाता है, कभी कभी सेल्फ लिमिटिंग भी होता है बाय द वे, तो लीजन चला भी जाता है। प्रॉब्लम है कि हाइपर पिगमेंटेशन जाता है कि नहीं। मैंने एक डॉक्टर को, नासिक के डॉक्टर, उन्होंने क्लियरली, डर्मेटोलॉजिस्ट लिखते कैसे कि डिसीज विल बी ट्रीटेड बट, मराठी में ही राइट्स, काले दाग जाणार नहीं, बेसिकली काले दाग धब्बे जाएंगे नहीं। ऐसा उन्होंने क्लियरली मेंशन किया। कैसे मेंशन कर दिया उन्होंने क्लियरली कि ऐसे काले दाग जाएंगे नहीं। तो मेरे केसेस में भी नहीं है, वो हल्के से ग्रे हुए हैं, फिर वहां जाके वो स्टॉप हो गए। तो हाइपर पिगमेंटेशन इज वेरी डिफिकल्ट। बट मैंने ना जब एक लाइकन का लेक्चर लिया था, मैंने एक ड्रग सोचा था, बट तुम कंफर्म करना, शायद तुम जावित्री यष्टि, क्योंकि जावित्री है ना लोकल एप्लीकेशन शायद नीलिका में आया है, तो एक बार कंफर्म करना, मैं ऐसा श्योर नहीं हूँ, कंफर्म करना। तो तुम ऐसा वर्नेगन के ड्रग्स या फिर ऐसे ड्रग्स जो नीलिका के लिए है, वैसे तुम ढूंढ के उसमें अप्लाई कर सकते हो, एक ट्राई कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, बट डोंट नो कि वो आएगा कि नहीं रिजल्ट, क्योंकि ग्रे होके वो स्टॉप हो जाते हैं। बट समथिंग बेटर देन नथिंग, बिकॉज पहले लीजन्स कैसे थे, एकदम पैपुलर थे, हाइपर पिगमेंटेड थे, एंड दोस लुक्ड रियली अगली। तो इधर हल्का सा डॉट तुमको दिखेगा, बट दिखेगा। अभी तक तो है ऐसे केसेस में। अभी देखते हैं, जैसे जैसे प्रैक्टिस ग्रो होगा वैसे वैसे पता चलेगा और क्या होता है। ओके ओके सर। सिर्फ मैं उसमें एक ऐड करना चाहूंगा, मेरे एक्सपीरियंस में मैं पिंड तेल जो वातरक्त अधिकरण का है उसमें कुछ पेशेंट्स में उपशय मिला है, और गंधक मलहर भी कुछ वैद्य यूज करते हैं। कंप्लीट रिलीफ नहीं मिलता है बट हाँ कुछ पेशेंट्स में उसके उपशय देखने को मिले हैं। पिगमेंटेशन थोड़ा सा कम होता है, ऐसा देखने में आया है। सो ओके, दैट्स ऑल सर। ओके। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। और बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही सही लेक्चर था, ऐसे ही मैं कहूँगा। सो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर टाइम।
Thank you, Yogesh sir, or thank you, Pathale sir, if he's listening. Thank you everyone for patiently attending. And yes, have a great Sunday to you. Have a happy Sunday. Bye. Yeah. Thank you, sir. Yeah. सो नेक्स्ट जो बचपन सीरीज का सत्र होगा उसका अपडेट आपको इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे दिया जाएगा. सो ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है. सी यू नेक्स्ट टाइम.